लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रहा कि आज के इस बदलाव वाले युग में पैसे की वैल्यू नहीं है, और फिर भी हजारों लोग सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे बैठे हैं जो कि जॉब है। हर आदमी पुश कर रहा है मुझे पैसे ज्यादा कमाने, पैसे ज्यादा कमाने, पैसे ज्यादा कमाने। पैसा कमाना सपना कई बार नहीं होता है। लोगों को लगता भी होगा कि नहीं मुझे चाहिए पैसा, लेकिन सपना जो होता है ना, रियल सपना, तो मेरे फादर जब पहली बार 5 स्टार में लेके गए तो मेरी आंखें ऐसी चौड़ी हो गई और मेरे को लगा आई वांट टू लिव हियर। जो आप बोलोगे वो आपकी जिंदगी में आ सकता है, क्योंकि शब्द मंत्र बन जाते हैं। आपकी फीलिंग्स भी रेजोनेट होती है यूनिवर्स के साथ। आप कंटिन्यूअसली बुरा फील कर रहे हैं तो यूनिवर्स कहेगा अच्छा इसको ऐसी ही जिंदगी चाहिए। जैसे गरीबों के साथ गरीब, रिक्शा वालों के साथ रिक्शा वाले, फ्लाइट में बैठे वालों के साथ फ्लाइट वाले, और अमीरों के साथ अमीर बैठे हुए होते हैं। तो ऐसे ही आपकी जो वाइब्रेशन है उसी के हिसाब से चीजें आती रहेगी। एंड ऐसे ही व्हाट यू वेयर, व्हाट काइंड ऑफ पीपल यू टॉक टू, किन की संगत में हो, वो ही संगत आपके पास ज्यादा आने वाली है। ये बॉलीवुड वालों का कोई कैरेक्टर नहीं है, ये भांड लोग हैं, ये डांस वांस करते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। तो फिर पीछे क्यों गए? फिर तुम्हें ऑटोग्राफ क्यों चाहिए? फिर तुम्हें फोटोग्राफ क्यों चाहिए? और उन 100 लोगों के अलावा कोई 100 भी नहीं होते हैं एक्चुअली। 100 के अलावा 101वें को फर्क भी नहीं पड़ता आपके पास कौन सी गाड़ी है, आपका घर कौन सा है। वो आएगा तो भी नहीं सोचेगा आपके बारे में, और नहीं आएगा तो भी नहीं सोचेगा। हेलो गाइस, हम बैक अगेन विद अनदर एक्साइटिंग एपिसोड। आज हम बात करेंगे आपके और मेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की, और सबसे फेवरेट टॉपिक की, मनी माइंडसेट की। और ऐसा हम क्यों करने वाले हैं? क्योंकि आप देख रहे हैं हर दिन, हर रोज़ इतने ले ऑफ्स, इतने अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है इंडिया में। और हमें उस पैसे से जो थोड़ा बहुत बचा हो, उसे पैसा को कैसे बनाना है, और बहुत सारी हम बातें करेंगे। क्योंकि हमारे पास आज है एक एक्सपर्ट जो यही सब आपको बताते हैं। आपके जो भी डाउट्स हैं मैंने सब लिख लिए हैं, और हम उनसे बहुत सारी बातें जानेंगे। सो बिना देरी करें, लेट्स वेलकम आवर गेस्ट टुडे, मिस्टर BSR। और आई एम श्योर आप उनको जानते होंगे कि अगर आप यूट्यूब के फ़ैन हैं, इंस्टाग्राम के फ़ैन हैं, आपने उनको देखा ही होगा। तो गाइज आज मैंने उनको अपने पास बुला लिया है, तो आपको मेक श्योर करना है कि हमारा एक टारगेट होना चाहिए, और हमें इस पर बहुत सारे लाइक्स, बहुत सारे शेयर्स इस वीडियो को देने हैं। सो गाइज लेट्स वेलकम। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग हियर एंड टेकिंग टाइम। थैंक यू सो मच वान्या जी, इट्स एन अमेजिंग interacting with you. आपकी entrepreneur journey is amazing, and at the same time what you are doing now is superb. Thank you. थैंक यू सो मच सर, आपसे सीख रहे हैं। होपफुली कभी ना कभी हम भी आपकी तरह एक अच्छे यूट्यूबर बनेंगे। आपने इतना टाइम लगाया इस जर्नी में, और कब जी। से आप बस लगे हुए हैं, और आपने कितने लोगों को टीच किया, सिखाया। हम्म। तो मेरा ये सवाल आपसे है, तो जब आपने स्टार्ट किया था 15-20 साल पहले, और आज की जो जर्नी है, तो क्या डिफरेंस आपको लग रहा है? और अगर आज आपने आज स्टार्ट किया होता तो आपको क्या लगता है, आपको इस जगह पहुंचने में कितना टाइम लगता? ये तो कहना बड़ा मुश्किल है कि इस जगह पहुंचने में आज कितना टाइम लगता है, बिकॉज आज है ना सोशल मीडिया का युग है। मुझे लगता है कई यंगस्टर्स अभी 2 साल पहले चालू किए हैं, और कई बार व्यूज़ में, लाइक्स में, सब्सक्राइबर्स में हमसे भी True. कई जगह आगे हैं। तो ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन हाँ, ये जो 15 साल पहले चालू किया ना, इसका सबसे बड़ा मज़ा है वो युग भी देखा जब सोशल मीडिया नहीं था, और एक एक कस्टमर को हमें जोड़ना पड़ता था, ढूंढना पड़ता था, True. कोल्ड कॉलिंग करनी पड़ती थी, फैक्ट्रीज जाके विजिट करनी पड़ती थी, ऑफिसेज में Wow. जाना पड़ता था। मैंने तो रोड पे खड़े हो के ऐसे, जैसे लिफ्ट में से, किसी बिल्डिंग की लिफ्ट में से 5 स्टूडेंट निकल रहे हैं, उनको लिफ्ट में ही खड़े होके सेल्स पिच देना, और कई सारी Wow. चीज़ें की। तो आई थिंक जो जर्नी मेरी रही ना, मुझे लगता है कि दैट जर्नी इज़ मेकिंग मी वेरी रिच। Wow. लोग पैसों से रिच होते हैं, मैं कहता हूँ एक्सपीरियंसेस से जो रिच होता है ना, वो आदमी सबसे ज़्यादा बड़ा बन सकता है। मैंने शायद वो सारे एक्सपीरियंसेस जो लोगों को कई बार 10 साल में नहीं हो पाते, वो एक ही साल में ले लिए थे जब मैंने शुरुआत की थी। क्योंकि डोर टू डोर जाके इतने रिजेक्शंस झेलना, और फिर आपको पहला ₹1,00,000 कमाने से लेके फिर पहला करोड़ कमाने तक की जर्नी, आई थिंक ये बहुत ही बड़ी जर्नी थी। True. एंड इसमें अनलिमिटेड फेलियर्स थे, अनलिमिटेड डेज ऑफ फ्रस्ट्रेशन थे, इसमें अनलिमिटेड स्लीपलेस नाइट्स थी, बहुत पेन था, बट हर छोटी सक्सेस ने इतना सेलिब्रेशन दिया था दैट आई रियली फील चेरिश्ड एंड ब्लेस्ड कि मेरे पास ये ज़बरदस्त जर्नी रही। और जो 15 साल पहले मैंने शुरू किया, तो उस समय तो खैर एक्साइटमेंट में शुरू किया था, पता नहीं था कि जर्नी कहाँ ले जाएगी। अब मुझे ऐसा लगता है कि अगले 40 साल की क्लैरिटी आज है। उस समय Wow. क्लैरिटी इतनी थी कि बस बड़ा बनना है, फेमस Right. बनना है, ज़्यादा लोग चाहिए। अब पता है कि 50 करोड़ लोगों को इंस्पायर करना है, डीपेस्ट कोर को टच करना है, इंडिया के लिए कुछ करना है। बहुत सारी चीज़ें मैं देखता हूँ आसपास समाज Right. में जो गलत हो रही हैं। जैसे मैं आपको एक चीज़ कहूँ, तो लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रहा कि आज के इस बदलाव वाले युग में पैसे की वैल्यू नहीं है, और फिर भी हजारों लोग सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे बैठे हैं जो कि जॉब है। True. एंड मुझे ऐसा लगता है कि वो एक ऐसा वाला डायनामाइट है ना कि कभी फटेगा और तुरंत आप
सब कुछ आपका एग्जैक्टली तहस नहस हो जाएगा। एक्चुअली हो रहा है अभी, कोविड आप में हुआ, देखिए ना, बार बार यही हो रहा है। ट्रू। और इस समय भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि एंटरप्रेन्योरशिप इज इम्पॉर्टेंट, साइड हसल इज इम्पॉर्टेंट, आपको नेक्स्ट लेवल पे कुछ ना कुछ करना है, आपको अपनी स्किल्स को बहुत तेजी से बढ़ाना है। अभी भी लोग अपने कंफर्ट जोन में सोए हुए हैं कि गवर्नमेंट कुछ करेगी, ट्रू। जॉब्स आएंगी। अरे जॉब्स जाएंगी। एआई के ज़माने में मैं देख रहा हूँ, हम लोग 1 साल पहले तक ढूंढते कि कोई कंटेंट राइटर मिल जाए, और हम कहते आ भी रहा है ना सामने से, हम नहीं कहते नहीं चाहिए। चाहिए। वीडियो एडिटर्स इतने सारे होते थे, आज 50% हो गए। ट्रू। ऐसा नहीं है कि उनका काम खत्म हो गया, लेकिन देर आर लॉट ऑफ जॉब कट्स हैपनिंग। एग्जैक्टली डेफिनेटली न्यू अपॉर्चुनिटीज आर देयर, बट क्या लोग उन अपॉर्चुनिटीज के लिए उतने फास्ट रेडी हो रहे हैं? नहीं हो नहीं पा हो रहे। रहे हैं। सो मुझे लगता है कि मैं लोगों को ये डीपेस्ट मैसेजेस देना चाहता हूँ, भाई जल्दी उठो, जागे ना जागे, इट्स ऑल राइट। तो सर आप जो हैं, आपने बताया आपने बहुत स्ट्रगल्स किए हैं, तो हमारी जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं, जी। हमें ये कहा जाता है कि आप उतने ही पैर फैलाइए जितनी चादर हो। तो हम कैसे अपने माइंडसेट को ग्रो कर सकते हैं? बिल्कुल उतने पैर नहीं फैलाइए जितनी चादर हो, क्योंकि पैर फैलाना शुरू कीजिए। मैं तो कहता हूँ सपने बड़े कीजिए ना। देखिए, आदमी है ना, अपने सपनों के लिए सब कुछ करता है। आप देखिए जितने भी आविष्कार हुए हैं, किसी न किसी का सपना था, और वो इम्पॉसिबल सी जर्नियां थी। और जब लोगों ने सपने बड़े देखे, और सपने जब बड़े देखता है तो वो सपने खींचने लग जाते हैं। राइट। देयर आर टू काइंड्स ऑफ थिंग्स, एक है पुल, एक है पुश। तो पुश, हर आदमी पुश कर रहा है, मुझे पैसे ज्यादा कमाने, पैसे ज्यादा कमाने, पैसे ज्यादा कमाने। पैसा कमाना सपना कई बार नहीं होता है। मतलब लोगों को लगता भी होगा कि नहीं मुझे चाहिए पैसा, लेकिन सपना जो होता है ना, रियल सपना, तो मेरे को मेरे फादर जब पहली बार 5 स्टार में लेके गए तो मेरी आंखें ऐसी चौड़ी हो गई, और मेरे को लगा आई वॉन्ट टू लिव हियर। राइट। ऐसे सपने देखने के लिए उस जगह पे जाते हैं। जब मैं पुणे में एक घर लेने की कोशिश कर रहा था, वो 50 लाख का घर था, और मैंने 6 महीने ट्राई किया, मेरे से 1 रुपया अरेंज नहीं हुआ था उसके लिए। और उसके बाद मेरा एक दोस्त मुझे उससे बेटर एक सोसाइटी में ले गया, और जैसे ही उस सोसाइटी में गया और उसकी लेविशनेस, ग्रैंड्योर सब कुछ देखा, और मेरा सपना बन गया कि मुझे इस सोसाइटी में रहना है। और अगले 3 महीने में मैंने उस सोसाइटी में उससे थोड़ा महंगा घर खरीदने के लिए पैसे अरेंज कर लिए। एक सपना था जहां मैं अपने आप को पुश कर रहा था, यार घर होना चाहिए, घर होना चाहिए, घर होना चाहिए, और एक घर जब मेरा सपनों जैसा घर मुझे दिखाई दिया तो मेरे को उसने खींच लिया। वाओ। तो सपने ऐसे होने चाहिए विच कैन पुल यू। राइट। बड़ी ऑडियंस को एड्रेस करना, बहुत सारे लोगों तक पहुंचना, ये सपना हुआ करता था, और वहां तक हम पुश करते रहे और पहुंच गए। मतलब उन सपनों ने पुल किया, सॉरी। और जिस भी चीज़ में मैंने अपने आप को पुश किया वो नहीं हो पाया। 1996 से 2005 तक मैं अपने आप को पुश करता रहा, अंग्रेजी सीखूं, अंग्रेजी सीखूं, अंग्रेजी सीखूं, नहीं सीख पाया। 2005 में जब मेरे लिए मुझे ऐसा लगा कि मेरे सारे सपने मर जाएंगे अब अगर अंग्रेजी नहीं सीखी तो, क्योंकि मैं देखता था बड़ी सिटी में जाऊंगा, वहाँ पे अच्छी कंपनीज में नौकरी करूंगा, वो सारे सपने मरते हुए जब दिखाई दिए और लगा कि सारे दरवाजे बंद हो गए, तो अंग्रेजी 3 महीने में सीख ली। जो चीज़ 1996 से 2005 तक नहीं सीख पाया, 3 months 16 hours एवरी डे, एंड मैं सीख पाया। नहीं तो पहले 1 दिन सीखते थे, 4 दिन ट्रू। छोड़ देते थे। जज्बा भी होना चाहिए अंदर True. सीखने का। तो मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि पुश से ज्यादा बड़ा पुल होता है। True. क्रिएट अ पुल फोर्स फॉर योर ड्रीम्स। तो सपने देखिए और उन सपनों को फील कीजिए, फील देम इन योर ब्लड, इन योर बॉडी, इन योर इमोशन, इन योर ब्रीदिंग। एंड जब आप उनको फील करते हो ना, तो फिर वो सपने आपको खींच लेते हैं, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिर वो रातों को जगा लेंगे आपको। अब सर सपना तो मैंने देख लिया जी। और लेकिन मुझे पाथ नहीं पता है। अब वो पाथ के लिए भी आप गाइड कर दो मेरी किसको ऑडियंस पाथ पता था? अंबानी जी को पता था, धीरू भाई अंबानी को कि क्या पाथ है, या टाटास को पता था, या अंबानी को पता था, या स्टीव जॉब्स को पता था, या स्टीव क्या स्टीव नहीं, एलोन मस्क को पता था? किसी को नहीं पता होता है पाथ। पाथ तो जब सपने की पावर होती है ना, तो वो आदमी दिन रात पागलों की तरह ढूंढता रहता है, और कहते हैं कि ढूंढने से भगवान मिल जाता है। जितना ढूंढोगे उतना मिलेगा। सीक एंड यू विल फाइंड, ये कहा जाता है। तो आप सिर्फ सपने के बारे में सोचो और उसके बारे में पागलपन की हद तक पैदा करो। रोनाल्डो को पता नहीं था विश्व का बेस्ट कैसे बनना था, विराट कोहली को पता नहीं था विश्व का बेस्ट कैसे बनना है, मोदी जी को नहीं पता था प्रधानमंत्री कैसे बनना है। वो तो अपने RSS में निकल गए, और सपने जब बड़े होते हैं तो पैशन से आदमी काम करता है, और उसी में रास्ते 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 ढूंढते ढूंढते आ जाते हैं। तो सर कुछ लोगों को लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन वर्क करेगी, क्योंकि आज हमने सोच लिया, आज मैंने अपने व्हाइट बोर्ड पे लिख दिया कि ये मेरे 10 ड्रीम्स हैं और ये समडे वर्कआउट कर जाएंगे। मेरे एस्ट्रोलॉजर ने भी मुझे बताया है कि ये आपका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है, बट अगर वो उसकी तरफ काम ही नहीं करेंगे तो वो कभी पूरा नहीं होगा। करेक्ट? मैं आपको इसके 2 आंसर देता हूँ। पहला आंसर तो है कि अगर मैंने कहा कि मुझे ये चाहिए और उसके प्रति मेरा पैशन भी है, और मैं लिखने के लेवल पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सारी प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहा हूँ, साथ ही साथ मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ, तो उसके पूरा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं।
दूसरा इसका उत्तर ये भी है कि अगर आपके कोई सपने बहुत बड़े हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि आप जानते नहीं हो उन सपनों के लिए कैसे काम करते हैं, और आपने बस एक बार उस चीज़ को देखा या एक बार उसके बारे में सुना और आपने सोचा कि काश ये मिल जाए, एंड उस मोमेंट में अगर आपकी सबकॉन्शियस इंटेलिजेंस या आपकी वाइब्रेशंस हाई हैं, तो हो सकता है बिना उस पर एक्टिवली काम करे भी वो 5 साल में आपकी मैनिफेस्ट हो जाए। हम्म। तो मैं दो चीज़ों में बिलीव करता हूँ जो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाता हूँ। एक तो है आप इंटेंशंस को छोड़ते जाओ यूनिवर्स में। फॉर एग्जांपल, मैंने आपके पास देखी एक फरारी कार, और उस कार को देख के मुझे लगा यार वाह क्या कार है, आई विश ये आ जाए, और उसी वक्त मैंने सोचा मैं फरारी में घूम रहा हूँ। उसके बाद हो सकता है 5 साल मैंने कभी नहीं सोचा फरारी के बाद, हो सकता है 5 साल बाद, 8 साल बाद, 10 साल बाद वो फरारी मेरे सामने खड़ी हो। ये पहली चीज़ है। हम्म। ये सिंपलेस्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रैक्टिकल चीज़ है। तो पहली चीज तो ऐसी इंटेंशन छोड़ते जाओ। किसी 5 स्टार होटल के सामने से खड़े, तो मैं तो हमेशा इस तरह से बात कर रहा हूँ, अरे आपको पता है ये होटल मैंने बनवा के कब बेच दी मुझे भी नहीं पता चला, अरे ये होटल तो मेरी है। ऑलराइट, ऐसी मिरेकल कॉन्वर्सेशन करो। मिरेकल कॉन्वर्सेशन का मतलब है ऑलरेडी चीज़ों को ऐसे बोलते रहो या ऐसे सोचते रहो अपने आप से या दूसरों से, जैसे कि वो सारी चीज़ें आपकी है, आप भगवान हो, आप राजा हो, आप दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति हो। मैं बार बार बोलता हूँ मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं प्रभु की संतान हूँ, मैं ऋषियों का वंश हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ, और मैं इससे कम अपने आप को न मानूंगा न मानता हूँ। डेफिनेटली जब लिमिटेशंस दिखती है लाइफ की तो लगता है नहीं यार कैसे होगा, लेकिन जैसे इस कॉन्शियसनेस में आता हूँ तो आई फील सब कुछ मेरा है। बट सर कभी कभी आपको नहीं लगता इससे ओवर कॉन्फिडेंस भी आ जाता है लोगों क्यों में? आएगा और कॉन्फिडेंस? मैं दूसरों को थोड़ी बोल रहा हूँ कि सब कुछ मेरा है। मैं थोड़ी बोल रहा हूँ अंबानी जी को जाके आपका एंटीलिया मेरा है मैं उसके ऊपर वीडियो बना के थोड़ी बोल रहा हूँ एंटीलिया मैंने खरीदा। मैं तो मेरे स्टूडेंट्स को जब सिखाता हूँ तो मैं कहता हूँ कि ऐसा इंटेंशन डालते रहो ना। हम्म। मुझे थोड़ी पता था आज से 15 साल पहले कि मेरे पास मर्सिडीज होगी, लेकिन आ गई। मैं मर्सिडीज कंपनी में जब ट्रेनिंग देने जाता था तो हर कार में बैठता था, और मतलब मैं मॉर्निंग टू इवनिंग उनकी ट्रेनिंग देता था। बाद में सब एम्प्लॉयज जाने के बाद कई बार मुझे टाइम मिलता था तो मैं कारों में बैठता था, एंड आई यूज टू फील आहा मेरी कार, और आ गई वो। राइट, ऐसे ही मैं जब पहली बार मेरे फादर के साथ 5 स्टार होटल में गया और मुझे बड़ा डर लगा उस समय तो, लेकिन जब दूसरी तीसरी बार गया तो मुझे लगा यार ये डिजर्व करता हूँ मैं लाइफ। एंड आज वो लाइफस्टाइल है, हर रोज़ 5 स्टार होटल में रह रहे हैं। जब मैं पहले किसी को यूट्यूब पे या टीवी पे या देखता था तो मुझे लगता था यार इनसे तो कैसे मिल सकते हैं, लेकिन हम्म। काश इनसे मिलने का मौका मिल जाए, और वो राइट। सारे लोग आज मिलने लग गए एज इफ हम खुद सेलिब्रिटी हो गए ऐसे लगता है। ट्रू। तो देखिए ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, इंटेंशन छोड़ रहे हैं हम। हम्म। हम यूनिवर्स के साथ गेम खेल रहे हैं भाई। आदमी कहता है यार मेरे साथ बुरा हो गया, तो मैं कहता हूँ बहुत ही अच्छा हो गया। तो आदमी कहता है यार पैसे ही नहीं, मैं कहता हूँ अरबों है, ऐसा सोच लो ना। जब सोचना ही है तो क्यों ना हाई अच्छा। क्वालिटी का सोचूं। राइट। उस पर हाई क्वालिटी का सोचने में टैक्स नहीं है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पहला चीज सेंड इंटेंशन। दूसरा चीज हैव इंटेंशन के साथ साथ फोकस्ड गोल, फिर उनको लिखो। लिखने के बाद 21 दिन लिखो, 90 डेज लिखो, 66 डेज लिखो, जितने दिन आपको लिखना है उनको सुनो, विजुअलाइज करो कॉन्शियसली, और फिर कॉन्शियसली काम भी करो। तो ये दो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स मैं आपको बता रहा हूँ। एक इंटेंशन छोड़ दो, भूल जाओ। इट्स लाइक थ्रोइंग द सीड्स इन द जंगल एंड भूल गए कि कौन सा पेड़ उगेगा कौन सा नहीं उगेगा। उगे तो ठीक है, नहीं उगे तो ठीक है, हम फल से बिल्कुल अटैच नहीं है। दूसरा वाला है जहां हमने कॉन्शियसली एक इंटेंशन डाली कि मुझे ये ही पोजीशन चाहिए, इतना ही पैसा चाहिए, इतना ही जिंदगी चाहिए, ऐसी जिंदगी चाहिए। उसको मैंने कॉन्शियसली लिखा, उसके ऊपर कॉन्शियसली पैशन से काम किया, एंड वो मेरे पास आ गई। और अमेजिंग। आई तो ठीक है, नहीं आई तो ठीक है, उसमें भी फल से तो अटैच हो ही मत, आप गेम खेल रहे हो। लोग क्या करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करते समय बहुत सीरियस हो जाते हैं, अरे यार हुआ नहीं, 2 महीने हो गए, हुआ नहीं। नहीं होगा शायद, बिकॉज द मोमेंट यू आर सीरियस, हम्म। अंदर क्या है, फ्रस्ट्रेशन बिल्ड हो रहा है। राइट। फ्रस्ट्रेशन या नेगेटिविटी या डिस्परेशन बिल्ड होता है तो वो नेगेटिव एनर्जी है। नेगेटिव एनर्जी ब्रीड्स नेगेटिव एनर्जी। हम्म। तो सिंपल सी बात है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने के लिए बहुत डीपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए, जिसके लिए लोग काम ही नहीं कर रहे या कोई ट्रू। सिखा ही नहीं रहा, या सिखाना भी चाहते तो लोग सेलेक्टिव लिसनर्स हैं या। जो कहते हैं अच्छा 369 टेक्निक किया हो जाएगा, वाटर मैनिफेस्टेशन किया हो जाएगा। हो सकता है, 100% हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि इंटेंशन डाला और मेरे साथ तो हुआ। एक बार मैं पहली बार जब मैं दिल्ली आया तो गुड़गांव में बहुत साल पहले 2004-5 की बात है शायद, या 3 की बात है। पहली बार गुड़गांव आया। गुड़गांव में मैंने देखा ओ इतनी प्यारी सी एक बिल्डिंग थी शिप के आकार की, और बहुत ही अच्छा सा। मैंने कहा वाह। और मैं पहली बार मैं सर्दी के दिन थे, मैं सो रहा था बस में, और बस रुकी तो मैंने आँख खोली तो मुझे वो बिल्डिंग दिखाई दी। मैंने कहा वाह। एंड 2002 में थी वो।
एंड 2005 में सेम बिल्डिंग में मैं काम कर रहा था, जबकि मैंने कभी उसके बाद कॉन्शियसली उस बिल्डिंग के बारे में नहीं सोचा। तो कहते हैं कि जब आपकी सबकॉन्शियस की स्टेट हाइटेंड होती है, एनर्जी का फ्रीक्वेंसी हाइटेंड होता है, उस समय एक बार सोचा हुआ थॉट भी मैनिफेस्ट हो सकता है। राइट। इसीलिए कहते हैं सोच समझ के बोलो, तोल मोल के बोल। सो जो आप बोलोगे वो आपकी जिंदगी में आ सकता है, क्योंकि शब्द मंत्र बन जाते हैं। नंबर 1, आपकी फीलिंग्स भी रेजोनेट होती है यूनिवर्स के साथ। आप कंटिन्यूअसली बुरा फील कर रहे हैं तो यूनिवर्स कहेगा अच्छा इसको ऐसी ही जिंदगी चाहिए। जैसे गरीबों के साथ गरीब, रिक्शा वालों के साथ रिक्शा वाले, फ्लाइट में बैठे वालों के साथ फ्लाइट वाले, और अमीरों के साथ अमीर बैठे हुए होते हैं। तो ऐसे ही आपकी जो वाइब्रेशन है उसी के हिसाब से चीज़ें आती रहेगी। एंड ऐसे ही व्हाट यू वेयर, व्हाट काइंड ऑफ पीपल यू टॉक टू, किन की संगत में हो, वो ही संगत आपके पास ज़्यादा आने वाली है। इसीलिए कॉन्शियसली शिफ्ट द गियर। आपको अपने दोस्तों को बुरा नहीं फील करवाना है कि नहीं मैं तुम्हारे साथ बैठूंगा ही नहीं, तुम सब एवरेज हो, नहीं, ऐसा नहीं करना है। मुझे ये करना है कि महीने में एक दिन मैं अपने से हज़ारों गुना ज़्यादा हाई वाइब्रेशन के लोगों को ढूंढूं, ऐसे लोगों से नेटवर्किंग करूं, ऐसे वर्कशॉप में जाऊं, ऐसे सेमिनार्स में जाऊं, ऐसी कॉन्फ्रेंसेज में जाऊं, ऐसी क्लब्स में जाऊं। और 30 दिन मैं दोस्तों के साथ हूँ, फिर 30 में से उनको 28 करना है, फिर 25 करना है, फिर 20 दिन करना है, फिर 10 दिन करना है, और फिर धीरे धीरे लगना चाहिए कि 90 डेज में से, अगर मैं 90 डेज की बात कर रहा हूँ तो 80 डेज आई एम सिटिंग विद हाई फ्रीक्वेंसी पीपल एंड 10 डेज मे बी आई एम सिटिंग विद एवरेज फ्रीक्वेंसी पीपल। एंड बाकी के टाइम जो 10 डेज है उसमें भी मैं बुक्स पढ़ रहा हूँ, उसमें भी मैं कॉन्वर्सेशंस वैसे कर रहा हूँ। तो आई थिंक आई कैन कलेक्टिवली लिफ्ट एवरीबडीज एनर्जी अप। तो सर शायद मेरी भी मैनिफेस्ट कहीं ना कहीं काम कर रही है, जी, क्योंकि मैंने इस साल का गोल सेट किया है कि मुझे यूट्यूब पर 100K करना है। तथास्तु। तो दैट इज व्हाई आई थिंक आई एम मीटिंग द पीपल लाइक यू How एंड wonderful. कनेक्टिंग विद यू एंड सिटिंग विद यू। Mhm. और अभी गोल यही है कि आगे आगे ही बढ़ते जाना है, पीछे मुड़ के देखना ही नहीं है। So true. सो ऑन दैट नोट, आपने माइंडसेट की इतनी बात करी है, जी। तो इस ग्रोथ माइंडसेट और मनी माइंडसेट इनमें क्या डिफरेंस है? और अगर हम बात करें जैसे मेरा माइंडसेट हुआ, आपका हुआ और अंबानी जी का हुआ, जी, हमारे माइंडसेट में क्या डिफरेंस होगा? बहुत बड़ा डिफरेंस। आई थिंक द एंटायर डिफरेंस इज ऑल अबाउट द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस विच वी हैव। आज आप और मैं बात कर रहे हैं, फिर भी मैं कितना भी लोगों को सिखा लूँ, अगर मेरे को कोई कहेगा कि 10,000 करोड़, तो नो मैटर वॉट मेरे को वो 10,000 करोड़ बहुत बड़ा लगेगा। और कई बार 10,000 करोड़ बड़ा नहीं लगता, उसके लिए काम क्या क्या करना पड़ेगा यार। उसके लिए कंपनियाँ फ्लोट करनी पड़ेगी, फॉरेन इन्वेस्ट लाना पड़ेगा, बिजनेस प्लान बनाने पड़ेंगे, इन्वेस्टर्स को पिचिंग करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को पिच करना पड़ेगा। आई थिंक द मोमेंट आई विल थिंक अबाउट द प्रोसेस आई विल फील वेरी जिटरी। राइट। अरे यार ये सब मुझसे नहीं होगा। नहीं होगा। तो हम चाहते तो हैं 10,000 करोड़ आए, लेकिन उसके लिए जो काम करना पड़े वो मैं तो अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ, आपका नहीं पता मुझे। तो अंबानी जी का माइंडसेट क्या है, मुझे 1,00,000 करोड़ चाहिए बस। बस। जितने भी बिलियनर्स हैं वो बस एंड रिजल्ट का सोचते हैं, वो प्रोसेस का नहीं सोचते। प्रोसेस के बारे में सोचते ही हम अटक गए। जैसे मैं जब अपने ट्रेनिंग के फील्ड में आ रहा था ना, मुझे कुछ नहीं दिखता था, एक ही चीज़ दिखती थी, मुझे मेरे ऑडियंसेस में हज़ारों लोग चाहिए। मैं ये नहीं सोचता था कि वो कैसे होंगे उस समय। मैं 2013 में एक 10 लोगों का सेशन ले रहा था, और मैंने बोला उनको 2020 में एक दिन ऐसा आएगा जब मेरे एक एक सेशन में 20-20 हज़ार लोग होंगे। वाओ। एंड वो मैनिफेस्ट हो गया। सर आपने की जब पहली 1000 ऑडियंस आपके सामने आई? ये मेरे साथ हुआ था आई थिंक 2018 में या 19 में, हाँ नहीं, 2015 में हुआ हाउ था। डिड दैट फील? दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। करीब 900 लोग थे हॉल में, एंड मुझे नहीं पता था वो 900 लोग कैसे आएंगे। तो मैंने एक छोटा सा थॉट डाला। मेरे बहुत सारे बिजनेसमैन फ्रेंड्स थे और उनको मैं कोच करता था। तो एक दिन मेरे माइंड में ऐसे ही आइडिया आया कि मैंने कहा यार आप लोग अपने लिए तो ट्रेनिंग कर रहे हो, आपकी टीम के लिए ट्रेनिंग कौन करवा रहा है? तो उन्होंने कहा नहीं हम तो नहीं करवा रहे। मैंने कहा आपको कमा के तो आपकी टीम दे रही है और आप उनको कुछ नहीं सिखा रहे हो। तो उनको सबको ये बात समझ में आ गई, और उनके पास वर्कर्स थे, किसी के पास 100, किसी के पास 50, किसी के पास 20, किसी के पास 300। वो सभी लोग अपनी टीम्स को जब एक जगह लेके आए और मैंने 10-15 सेशंस उनके लिए बैक टू बैक किए, तो इट वाज अ ग्रैंड फीलिंग। फर्स्ट टाइम ऐसे लगता है कि पहली बार जब इतनी ऑडियंस को आप एड्रेस कर रहे हो तो आपको लग रहा है यार यू हैव रीच समवेयर, यू हैव बिकम समबडी। हालांकि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये समझ में आया कि ये वो कुआं है जो बार बार खोदना पड़ता है। इसको और गहरा करते जाना है। तो अब मुझे फेयरली पता है कि आज मान लो आपका और मेरा ये पॉडकास्ट 50 मिलियन लोगों तक भी पहुंच जाए, मुझे पता है इट इज़ नॉट द एंड, यहाँ रुकना नहीं है। ये बस आज पॉडकास्ट किया, इसके बाद मुझे इसको भूल जाना है। फिर 50 मिलियन आए या 1 मिलियन आए, जो आए वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम है इस पॉडकास्ट से बाहर निकलते ही
नेक्स्ट मीटिंग के बारे में सोचना और इसे टोटल भूल जाना। राइट। तो आज तो मेरे पॉडकास्ट भी डलते हैं, तो मैंने देखे भी नहीं होंगे कि मेरे कोई पॉडकास्ट में मैंने क्या बोला है, बिकॉज आई एम डिस्कनेक्टेड। कल रात को मैंने कोई ट्रेनिंग डिलीवर कर दी, नाउ आई एम फुल्ली डिस्कनेक्टेड विद इट। तो आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये आ गया। पहले क्या होता था कि एक बड़ा प्रोग्राम डिलीवर कर दिया तो 1 महीने तक वो यूफोरिया रहता था, अरे अपन ने ऐसा किया, देखो, अरे तुम भी देखो फोटो इसकी, ये देखो। अब पता है कि दिस इज वन ऑफ द नेक्स्ट थिंग्स, नेक्स्ट मूव 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 मूव। आई थिंक दैट्स हाउ इट इज। अमेजिंग सर, एक जर्नी है ये जो आप जी रहे हो, जी, और आई थिंक जर्नी के थ्रू ही आपको एक्सपीरियंसेस ही आप लोगों को सिखा सकते हैं। वेरी ट्रू। सो इसके बारे में आप ये बताइए कि ऐसी कौन सी डेली हैबिट्स थी जो आपने अपने अंदर चेंज की, दैट हेल्प्ड यू टू ग्रो एट दिस स्टेज? मैं सभी लोगों को कहूँगा, देखिए, सबसे पहली और सबसे यूनिक और सबसे अद्भुत हैबिट जो मैंने बार बार पढ़ी है और सबसे सिंपलेस्ट हैबिट है, आप कोई भी एक गुरु को गुरु बना लीजिए। मतलब गुरु बिना ज्ञान ना होए। किताबें अपनी जगह है, मेडिटेशंस अपनी जगह हैं, जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं अपनी जगह है। मतलब एक ऐसा पर्सन जिसकी बात सुनते ही आपको लगे कि ये मुझे कर देनी है। हम सब के अंदर एक ग्रेटेस्ट स्टूडेंट बैठा हुआ होता है, लेकिन वो तब तक बाहर नहीं आता जब तक ग्रेट गुरु आपके सामने नहीं होते। मेरे केस में, जैसे मेरे टीचर नित्य शांति जब आए मेरे सामने, तो मैं कहूँगा कि मैंने बहुत टीचर्स से ट्रेनिंग ली, अलग अलग तरह की, हर तरह के कोर्सेज मैंने किए, बट उनका एक पर्सनल टच मुझे, या उनका एक सेंटेंस कहा हुआ मेरे अंदर तुरंत घर कर जाता है। मैं जितने इंटरेक्शन उनसे किए ना, उनका एक एक सेंटेंस मेरे अंदर चला जाता है। जैसे उनका एक सेंटेंस मुझे बहुत अच्छा लगता है, उन्होंने एक किताब लिखी है अनबर्डन करके, तो उसमें उन्होंने कह रखा है कि वी आर ऑल हिप्नोटाइज्ड, हमें डी हिप्नोटाइज होना है। जैसे कि हमें जब दिखता है कि हमारे पास पैसे कम हैं, तो हमने अपने आप को हिप्नोटाइज कर लिया इस थॉट से, अब हमें डी हिप्नोटाइज करना है। अरे पैसे कम नहीं है, अभी तक मैंने जो किया है उसका रिजल्ट थोड़ा सा इतना ही आया है, और अब मैं जो करूँगा उसका रिजल्ट चेंज हो सकता है। राइट। पैसे तो हमेशा आए हैं। लोग कहते हैं मेरे पास पैसे ही नहीं है, वो कहते हैं डी हिप्नोटाइज करो अपने आप को, बचपन से तुम्हारे पास हर रोज पैसा आया है। तो मुझे ये छोटे छोटे थॉट्स जो नित्य शांति के हैं, दे आई लव देम। वैसे ये बड़े से बड़े गुरुओं ने भी यही बोला है, छोटे से छोटे, लेकिन आपको कौन रेजोनेट करता है। मैं ब्लेस्ड रहा कि पिछले 15-16 साल से मेरे ये टीचर मेरे साथ हमेशा रहे। आज भी मुझे जब भी ज़रूरत होती है मैं उनको मैसेज करता हूँ और मुझे रिप्लाई मिलता है विद इन 24 आवर्स, समटाइम्स विद इन 48 आवर्स, और समटाइम्स इंस्टेंटली। मैं कहूँगा ये हैबिट, अपने आप को कभी ये मत मानो कि आप गुरु बन गए, आप शुरू ही हो, आप सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हो। तो मेरे ये टीचर आई थिंक मुझे इसलिए इन्फ्लुएंस करते हैं क्योंकि ये हमेशा कहते हैं मैं भूपेंद्र गुरु हूँ ही नहीं, मैं तो शुरू हूँ, और वो मेरे साथ वैसे ही रहते हैं जैसे मैं रहता हूँ। तो मुझे कभी फील ही नहीं हुआ कि वो बहुत ही बड़े हैं और मुझे मेरे उनके तक पहुँच नहीं है। मुझे हमेशा फील होता है वो मेरे जैसे हैं। हालांकि बहुत कम हमारी बात हो पाती है, 6 महीने में एक बार हम लोग मिल पाते हैं। मैसेज जब भी मुझे चाहिए होता है तो डेफिनेटली उनका आता है। तो ये हैबिट मुझे बहुत अच्छी लगी, और ये हैबिट नहीं, ये रियलिटी है। गुरु बिना ज्ञान ना होए, और ऐसे गुरु को पकड़ो जो जो बहुत ही ऑथेंटिक हो, जिनको आप बार बार देखने के बाद हर बार आपका ये ख्याल पुख्ता हो कि वो ऑथेंटिक है। अब उसमें भी 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक, गुरु के ज़्यादा क्लोज मत जाओ। जैसे ही आप गुरु के ज़्यादा क्लोज जाते हो तो गुरु भी इंसान है, उनकी भी कुछ कमियां होती है जो शायद हम जब उनसे सीख रहे होते हैं तो हमें लगता है ये तो बिल्कुल आइडियल पर्सन है। जैसे मैं हूँ, मेरे से कई लोग सीखते हैं, मैं उनको साफ बोलता हूँ मैं बहुत गुस्सा करता हूँ भाई, है ना। तुम मेरे से ये सीखने मत आओ कि गुस्सा कैसे नहीं करना है। हाँ, मेरा गुस्सा कंट्रोल्ड गुस्सा होगा, एक एनवायरनमेंट में होगा। घर में मैं ये सोच के गुस्सा नहीं करूंगा, भाई वगैरह से बात करते या वाइफ से बात करते कि भाई मैं को ये कंट्रोल्ड गुस्सा करना है, तो मैं गुस्सा करता हूँ। मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ लोगों की कि मैं आलसी भी हूँ, मतलब मैं बहुत काम करता हूँ जब, और मैं छोड़ता हूँ तब पूरा छोड़ देता हूँ। मैं थोड़ा अनऑर्गेनाइज्ड भी हूँ, और मैं जहाँ अनऑर्गेनाइज हूँ वहाँ मैं लोगों की हेल्प लेता हूँ अपने आप को ऑर्गेनाइज करने के लिए। मैं लोगों को सिखा सकता हूँ कैसे ऑर्गेनाइज होना है, और मैं लोगों को ऑर्गेनाइज होना सिखा रहा हूँ। लोग कहेंगे अरे भूपेंद्र तो खुद अनऑर्गेनाइज है। मैं ऑर्गेनाइज होने की इंपॉर्टेंस जानता हूँ, मैं ऑर्गेनाइज कैसे होना है ये जानता हूँ। मैं खुद करना नहीं चाहता उसे, मैं करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, दूसरे लोगों की हेल्प लेता हूँ अपने आप को ऑर्गेनाइज करने के लिए। सो आई एम ऑर्गेनाइज दैट वेज। लेकिन मैं पर्सनली, अगर कोई आप मेरे कोई भी आदमी मेरा सीखने वाला मेरे बहुत क्लोज आएगा, वो देखेगा बीएसआर तो अनऑर्गेनाइज है, ये तो बात बात में दूसरों की हेल्प लेता है, देन दे विल गेट हर्ट, दे विल फील अरे बीएसआर इज कहीं ना कहीं हिपोक्रेट। हर गुरु के बारे में आपको यही फील आएगा। राइट।
इसीलिए आप देखो ना, जितने भी आध्यात्मिक गुरु हैं उनकी भी हम कई सारी स्टोरी सुनते हैं, बिकॉज राइट। एट द एंड ऑफ द डे दे आर ऑल्सो ह्यूमंस। एंड फिर लोग कहते हैं अरे यार उस आध्यात्मिक गुरु ने उसकी क्रिटिसाइज कर दी, मतलब वो काय का आध्यात्मिक है। ऐसा नहीं है दोस्तों। वो 50 साल से अगर वो इस लेवल पे पहुंचा है जहां वो पूरी दुनिया को कमांड कर रहा है, इसका मतलब उसमें कोई तो पावर है। कोई तो हमारा बात है। काम है उससे बेस्ट लो, बाकी भूल जाओ। राइट। दूसरी चीज, जब भी आप किसी को भी टीचर बना रहे हैं, उनसे सीख रहे हैं, उनकी पर्सनल लाइफ और उनकी प्रोफेशनल लाइफ दो अलग चीज़ें हैं। आप उनकी पर्सनल लाइफ में नहीं झांकोगे। जैसे होता क्या है कि पर्सनल लाइफ में लोग झांकने लग जाते हैं। अरे जैसे कई लोग होता है हमसे सीखते हैं बहुत अच्छा, फिर मान लीजिए हमारी टीम में कोई एम्प्लॉई है, अब वो एम्प्लॉय हट गया या हटा दिया हमने उसको किसी रीज़न से, काम नहीं हुआ, कोई चीज़ है, तो लोग कहेंगे अरे बीएसआर सर के साथ ये आदमी तो 5 साल से था, उनकी तो टीम ही टूट गई। अरे भाई तुम्हें क्या पता, तुम मेरे से सीखने में दिमाग लगाओ ना, तुम मेरे पर्सनल डिसीजन में क्यों आ रहे हो। तुम्हें क्या पता कि मैं बिजनेस जब रन कर रहा हूँ तो उस समय मेरा कितना लॉस हो रहा है और कितना प्रॉफिट हो रहा है और किस आदमी के कारण हो रहा है। और अगर लॉस खाने वाला कोई आदमी है तो मैं उसको रखूंगा क्या? नहीं रखूंगा। प्रॉफिट देने वाला आदमी है तो उसको मैं क्यों हटाऊंगा? सोचो तो सही 1 मिनट के लिए। उसके अगर सारे बिहेवियर अच्छे हैं तो मैं क्यों हटाऊंगा? लेकिन लोग उसमें चले जाते हैं, अरे वो तो बड़ा अच्छा आदमी था, और फिर वो उस हटने वाले आदमी से भी कई बार बात करते हैं, फिर वो 4 बुराई मान लो हमारे बारे में कर देगा, क्योंकि जो जाने वाला आदमी है वो तो बड़ा आप भी एंटरप्रेन्योर। तो मैं कहता हूँ कि गुरु कोई भी हो, टीचर कोई भी हो, किसी भी लेवल पे बैठा हो, आपको उसकी पर्सनल लाइफ से, उसकी प्रोफेशनल लाइफ से आपको ज़्यादा मतलब नहीं होना चाहिए। आपका काम है उनसे सीखना, जो आपको अच्छा लगे लो, अपने जीवन में उतारो। आई थिंक दिस इज द माइंड सेट ऑफ ग्रेटेस्ट पीपल ऑन द प्लानट, एंड उसके कारण वो लोग बहुत आगे बढ़ते हैं। तो आपने मुझसे पूछा कि मेरी क्या आदतें रही, तो ये मेरी एक आदत है, मैं सीखता बहुत हूँ। जिसको गुरु मान लिया उसकी बात तो मैं अक्षर से, यानी बिना किसी फिल्टर के मैं उसको अप्लाई करता हूँ। तीसरा कॉमन सेंस, दूसरा कॉमन सेंस की आदत, हर चीज़ में हल्का सा कॉमन सेंस लगा लो। आपने मुझे कुछ कहा, आपने कहा कि सर पानी है ना सुबह सुबह उठ के गुनगुना पानी पीना चाहिए। अब मैं इसमें सोचूंगा कि अगर आपने ये सजेशन दिया है, आपका कोई स्वार्थ है? क्या स्वार्थ हो सकता है भाई? आपने एक मेरे को सजेशन दिया, पानी अच्छे से टाइम पे पी लो भाई, या गुनगुना करके पी लो तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, करके देख लो। राइट। इसमें मैं सोचूं नहीं वान्या जी ने ये कहा, वान्या जी क्या समझते हैं अपने आप को, उनको सजेशन देने के लिए किसने कहा, मतलब लोग इन टेंजेंट्स पे चले जाते हैं। दैट्स नन ऑफ माई बिजनेस। अगर हाँ, मेरा ये है कि अगर उन्होंने कोई सजेशन दिया ले लो, करके देख लो। अब लोग मुझसे पूछते हैं वास्तुशास्त्र काम करता है क्या सर, एस्ट्रोलॉजी काम करता है क्या सर, न्यूमरोलॉजी काम करता है क्या सर? मैं कहता हूँ करके देख लो, अप्लाई। भाई तुम्हें अगर वास्तु, हाँ मैं कहता हूँ अंधविश्वास में मत जाओ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे घर की वास्तु एनर्जी ठीक नहीं है और किसी वास्तु स्पेशलिस्ट ने तुम्हें सजेस्ट किया कि तुम्हारा बेड इस साइड नहीं इस साइड करके देखो, तो मैं कहता हूँ 3 महीने के लिए करके देख लो, रिजल्ट आ रहा है, नहीं आ रहा है वापस से कर दो। व्हाई डू यू रियली नीड टू गेट इनटू दैट टेंजेंट कि अब तो हर चीज वास्तु वाले से पूछ के करनी है, हर चीज न्यूमरोलॉजी से पूछ के करनी है। ईजी मनी नहीं है, ईजी सक्सेस नहीं है। ये सारी चीजें 1% आपको हेल्प करेगी, 99% आपका कर्म ही आपको हेल्प करेगा, आपकी स्किल ही आपको हेल्प करेगी। रोनाल्डो सारी वास्तु ठीक करा लेता और खेलता नहीं तो रोनाल्डो नहीं बन पाता। सो आई ऑलवेज फील कि आप अपने कर्म को 99% इंपॉर्टेंस दो, और बाकी 1% आप वास्तु, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हर चीज को 1% ही इंपॉर्टेंस दो। अमेजिंग। या तो सर 70% कम से कम लोग दुनिया में ऐसे हैं जो उनका यही कहना है कि हम मेहनत करे जा रहे हैं, हमें रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है, हम मेहनत बहुत करनी पड़ती है, हमें इजीली सक्सेस नहीं मिलती है, हमें इजीली पैसा नहीं मिलता है। तो ऐसा क्यों होता है उन लोग के क्योंकि साथ? उनका मैनिफेस्टेशन मेहनत है। उनका बिलीफ है कि मेरे कंट्रोल में सिर्फ मेहनत ही है, यूनिवर्स मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरे थॉट्स मेरे कंट्रोल में नहीं है। अब 99% लोगों को बोलो अकेले बैठ जाओ भाई 4 घंटे, पता है क्या बोलेंगे? अरे सर कुछ भी थॉट आते हैं, ऑलराइट, और उनको 4 घंटे मेहनत करवा लो, वो बोर नहीं होंगे उसमें। तो उनका मैनिफेस्टेशन मेहनत है। आप मुझे इस कमरे में 10 दिन अकेला छोड़ दो, मैं आराम से मेडिटेट कर लूंगा, गाने सुन लूंगा, मूवी देख लूंगा, बुक्स पढ़ लूंगा, सो जाऊंगा, छत को देखता रह सकता हूँ, भगवान के बारे में सोच सकता हूँ, मंत्र उच्चारण कर लूंगा, कुछ भी कर लूंगा, मुझे नहीं ज़रूरत है बाहर के वर्ल्ड की। लेकिन लोगों को आप 5 घंटे बैठा दो इधर या 3 घंटे बैठा दो, वो पागल हो जाएंगे, बोलेंगे क्या करूं मैं बैठा बैठा, अरे मैं क्या करूं। फिर वो मोबाइल में इसको फ़ोन लगाएंगे, उसको फ़ोन लगाएंगे। मेरे को आप फ़ोन ले लो, मेरा सब कुछ ले लो, इवन इंटरनेट ले लो आप, चलो मूवीज़ वगैरह भी मत दो, मैं अकेला बैठ लूंगा आराम से, शांति से, और मस्त रह लूंगा और खुश रह लूंगा। लोगों का मैनिफेस्टेशन मेहनत है, वो चुपचाप नहीं बैठ पाएंगे, वो मेहनत करेंगे। तो मेहनत करेंगे तो फिर और मेहनत चाहिए,
मैं भी बहुत मेहनत करता हूँ, मेहनत, लेकिन मेहनत मेहनत में फ़र्क है। लोग जहाँ मेहनत करते हैं वहाँ से रिजल्ट नहीं आता, हम जहाँ मेहनत करते हैं वहाँ से बहुत ज़्यादा रिजल्ट आता है। क्योंकि मेहनत इतनी, शायद वो रिजल्ट यही इतना। सोच रहे हैं कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, वो उस एंड गोल बस के बारे में नहीं सोच पा रहे उनके हैं। पास गोल नहीं है, पैशन नहीं है। राइट। बिना पैशन और गोल और बिना डायरेक्शन के वो मेहनत कर रहे हैं। मैं गाड़ी चलाऊं नोएडा में, दिन रात गाड़ी चलाऊं, कहाँ पहुंचूंगा? एक टैक्सी ड्राइवर दिन रात गाड़ी चलाता है, उसके पास कोई लक्ष्य ही नहीं है। वो बम्बई का सोच के गाड़ी नहीं चलाता, तो वो कभी एयरपोर्ट जाता है, कभी नोएडा आता है, कभी गुड़गांव जाता है, कभी वापस घर चला जाता है। बस उसका कोई डायरेक्शन नहीं है। उसको कौन घुमा रहा है? उसको लोग घुमा रहे हैं, इधर आ जा भाई, इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा। तो वो दिन रात भी मेहनत करे तो वो इधर दिल्ली से बाहर नहीं निकल सकता। ट्रू। लेकिन अगर मैंने सोचा मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ और फिर मैंने मेहनत करी, तो आपको पता है, मैं कितना भी गरीब आदमी क्यों ना हूँ, साल 2 साल 3 साल में मैं अमेरिका पहुंच जाऊंगा। करेक्ट। दैट्स हाउ इट इज। सो मेहनत विद राइट पैशन एंड राइट डायरेक्शन। और सर इन्हीं लोगों के अंदर कुछ गिल्ट भी होता है कि यार हम कहाँ इतने 100 करोड़ कमा हम लेंगे। तो कर ही नहीं सकते। गिल्ट के साथ साथ आप देखो, बिलीफ कितने सड़े हुए पड़े होते हैं। हम्म। पैसा बुरा होता है, पैसे वाले बुरे होते हैं, पैसे वालों के बच्चे बुरे होते हैं, पैसे वालों की आदतें बुरी होती हैं, पैसे वालों के शौक बुरे होते हैं, पैसे वाले सारे गलत काम करते हैं, राइट। पैसे वाले खून चूसते हैं दूसरों का। सारे बिलीफ है। अब उल्टा करते हैं, क्या गरीब आदमी पॉकेट मारता है या पैसे वाला पॉकेट मारता है? आप देखो 90% पॉकेट मार गरीब होंगे, 90% लूट खसोट चोरी चकारी करने वाले लोग गरीब हैं, 90% लोग जो गाली गलौज करके सड़कों पे दंगे कर रहे हैं वो गरीबों में से हैं। राइट। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि पैसे वाले करते हैं वो सब? लेकिन हमारे, क्योंकि जो गरीब आदमी है ना, वो कहेगा अब मैं पैसे वाले को नीचे कैसे गिराऊं, उससे बड़ा तो बन नहीं पा रहा, तो उसको नीचे गिराना है। और 95% जनता एवरेज है, मिडिल क्लास है, तो वो कहते हैं यार ये 5% वालों को नीचे ऐसे ही गिरा सकते हैं अपन। अरे इनका कोई ईमान धर्म नहीं होता पैसे वालों का, ये लोग तो बकवास। एक सेलिब्रिटी कोई आ जाए ना, चाहे कोई भी आ जाए, चाहे कंगना रनौत आ जाए, चाहे अक्षय कुमार आ जाए, चाहे कोई बहुत ही और छोटा एक्टर आ जाए, भीड़ लग जाएगी। और पीछे से बात क्या करेंगे, ये बॉलीवुड वालों का कोई कैरेक्टर नहीं है, ये भांड लोग हैं, ये डांस वांस करते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। तो फिर पीछे क्यों गए? फिर तुम्हें एग्जैक्टली। ऑटोग्राफ क्यों चाहिए? फिर तुम्हें फोटोग्राफ फोटो क्यों भी चाहिए? चाहिए उनसे। हाँ। नहीं नहीं, वो टीवी में आया है ना। हम्म। तो पैसे वालों से नफरत भी है। अगर खुद को टीवी पे जाने का मौका मिल जाए तो हमें तो जाना है। हम्म। और दूसरा टीवी पे आ जाए तो वो कैरेक्टरलेस भी हो जाता है और हर तरह का आदमी हो जाता है। वो हो सकता है वो हो भी, लेकिन आपको क्या हक है उनके बारे में वो बात करने का? या तो आप उनके पीछे जाओ मत। बनाया किसने उनको? आप ही ने बनाया। 95% जो मिडिल क्लास फैमिलीज है वही उनको हीरो बना रही है। ट्रू। जो पैसे वाले हैं वो तो टीवी देखते भी नहीं है, हम्म। उनको तो पता भी नहीं है कौन हीरो आ गया, कौन हीरोइन आ गई। बहुत कम उनमें से कुछ लोगों के शौक जरूर होते होंगे। तो मैं कहूँगा आई थिंक ये दोगलापन है, जहां आपको पैसे वाला बनना है खुद को, लेकिन आपको पैसे वालों के बारे में गलत बात करनी है। आपको सेलिब्रिटी बनना है, लेकिन आपको सेलिब्रिटीज़ के बारे में गलत बात करनी है। आपको सक्सेसफुल बनना है, लेकिन सक्सेसफुल लोगों के बारे में बात करनी है कि सक्सेस होते ही आदमी अपनों को भूल जाता है, ये कर। तो सारे बिलीव कर इनकरेक्ट माइंड में। एक्चुअली वो शायद बिजी हो जाते हैं। कौन? बड़े लोग जब बोलते हैं कि यार ये तो बहुत बड़े आदमी है, काम से बात करें। बिजी नहीं हो जाते। बड़े लोगों को वो चीज़ समझ में आ जाती है कि मैं, भाई मुझे बड़ा बनना है तो मुझे और बड़े के साथ बैठना पड़ेगा। मैं उसके साथ क्यों बैठूंगा जो बड़ा नहीं है? क्योंकि सोचिए एक बात, मुझे अपने गांव वाले भी पसंद है, मेरे दोस्त भी पसंद है, मुझे भाई लोग सब पसंद है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है त्योहारों पे सबके पास जाना। लेकिन आज मैं ये पॉडकास्ट छोड़ के वहां बैठा हूं, तो वहां पे क्या बातें करूंगा बताओ? वहां पे क्या बातें होंगी? पड़ोसी ने क्या किया, दोस्त ने क्या किया, अरे उसका बिजनेस क्या किया, उसने कौन सी कार खरीद ली, उसने ऐसा क्यों कर दिया, उसने ऐसा कहा, अच्छा ऐसा हुआ। यहाँ पे क्या बातें हो रही है? हाउ टू ग्रो, हाउ टू बिकम बेस्ट, राइट, नंबर 1 कैसे बने, करोड़ों रुपए कैसे बनाए, उसका थॉट पैटर्न क्या होना चाहिए। यहाँ पे आप और मैं बातें कर रहे हैं समथिंग नेक्स्ट। राइट। तो कॉमन सेंस सी बात है ना। कोई भी इंसान, अगर चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे मिडिल क्लास और हो, लेकिन अगर आपने यही बातें उनके सामने कही तो वो ये कहेंगे कि ये तो ज्ञान पेलता रहता है। वो कहेंगे यार इसको तो घमंड हो गया है। हाँ। अब मुझे ये बताइए कि मेरी बातें गलत है या उनकी बातें गलत है? तो सबकी बातें ठीक है, उनका आईक्यू लेवल अभी वो है, उन्हें धीरे धीरे लिफ्ट कराना है। तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि उन सभी लोगों को मैं इंस्पायर करता हूँ कि आप आइए, सेमिनार्स में आइए, मेरे साथ आइए, किसी और के में जाइए। अगर वो आते हैं तो ठीक है। थैंक्स टू इंटरनेट कि आज काफ़ी लोगों में अवेयरनेस फैल रही है। आज हम Tier 2 सिटी या Tier 3 सिटी में भी सेमिनार या वेबिनार करते हैं, तो वहाँ पे भी 1000, 500, 1500 लोग आ जाते हैं, एंड देन दे आर वेरी हैप्पीली अटेंडिंग इट। या अमेजिंग। तो सर ये बताइए कि आपकी लाइफ में डिसिप्लिन ने कैसे क्या रोल प्ले किया है, और क्या हर एंटरप्रेन्योर या फिर जो भी क्रिएटर्स हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उनको डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ में?
मैं आपको बताता हूँ, मैं लाइफ का सबसे इनडिसिप्लिन्ड व्यक्ति हुआ करता था। मुझे सिर्फ मेरा पैशन दिखता था, उसके लिए अगर मेरे टीचर ने कह दिया कि ये करना है तो मैं कर देता, लेकिन मेरे अंदर डिसिप्लिन नहीं था। मैं कभी करता था, कभी नहीं करता था। मैंने जैसे आपको बताया 1996 से 2005 तक मैं यही सोचता रहा अंग्रेज़ी कैसे सीखूं, क्योंकि 2 दिन सीखते, 4 दिन नहीं सीखते। बुक्स पढ़ने में मैं इतना अच्छा नहीं था। बट जब मैं अच्छे टीचर से मिला तो उन्होंने मुझे सिखाया, भूपेंद्र देख, अगर तुझे 50 साल आगे की ज़िंदगी के बारे में सोचना है या 50 साल आगे तुझे बुर्ज खलीफा बनाना है, तो तुझे 5 साल नींव बनाने में लगाने पड़ेंगे। हम्म। तो मैंने वो 5 साल बहुत अच्छे से लगाए। तो मेरे टीचर्स ने कहा सबसे पहले कम्युनिकेशन को बेहतर करो, तो मैंने पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छे से सीखा। फिर मुझे एक टीचर मिले, उन्होंने कहा लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखो, तो मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत बहुत अच्छे अच्छे से से सीखा। सीखा। फिर किसी ने कहा एनएलपी सीखो, मैंने बहुत अच्छे से सीखा। किसी ने कहा सेल सीखो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने सीखा। एंड ऐसी कई सारी चीज़ें सीखते सीखते मुझे लगा कि हाँ, नाउ आई एम गेटिंग सम डिसिप्लिन। आज मैं शाम को 6 के बाद नहीं खाता। आज मैं आराम से सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठ जाता हूँ। आज मैं अपनी मेडिटेशंस ऑलमोस्ट हर रोज़ करता हूँ, भले कम करो ज़्यादा करो। आज मैं मैनिफेस्टेशन पे बिलीव करता हूँ। अपनी फीलिंग्स जैसे ही लो होती है, मैं हम्म। उनको कंट्रोल में लाता हूँ, अपनी एनर्जी को चेंज करता हूँ। आज मैं ऑन एन एवरेज हर महीने मैंने हर रोज़ 12 घंटे से 15 घंटे मैं काम करता हूँ। सो ये सारी चीज़ें जब करता हूँ तो अब काफ़ी डिसिप्लिन आया है। मिठाई नहीं खाता, लिखता हूँ, पढ़ता हूँ। साल में कम से कम अपने लिए मेडिटेशन रिट्रीट के लिए 2 बार 10-10 दिन का समय निकालता हूँ। वाओ। तो जब ये सब चीज़ें मैं कर रहा हूँ तो इससे सुकून भी आ रहा है, सीखने को भी मिल रहा है। एंड ऐसा लग रहा है कि हाँ, लाइफ में कुछ कर पा रहे हैं। और मैं हमेशा देखता हूँ कि जब डिसिप्लिन में जाते हैं ना तो बड़ा तकलीफ होती है। अरे यार, आज अगर शाम को 6 के बाद नहीं खाना है तो रात को तो पार्टी है। हम्म। अब पार्टी में क्या करेंगे? लेकिन जिस दिन सोच लिया कि नहीं खाना है, अब कितनी भी पार्टियां हों, सब पार्टियों में बैठते हैं, सब खा रहे होते हैं, हम नहीं खाते। तो ये डिसिप्लिन जब से आया, वेट कम हुआ, एनर्जी बढ़ी, ज़्यादा काम कर पा रहे हैं, ज़्यादा दिनों तक काम कर पा रहे हैं। पहले थोड़ा बॉडी में कुछ ऐसी एलर्जीज़ वगैरह हो जाती थी कि मौसम चेंज होते ही छींके आना, जुकाम हो जाना, वो सब खत्म हो गया। तो आई थिंक डिसिप्लिन एक वो ब्रेक है जो कार को रोकने के लिए नहीं है, कार को तेज चलाने के लिए काम आता है। राइट। तो ऐसे ही डिसिप्लिन इंसान की ज़िंदगी को बहुत तेज़ी से आगे ले जाने के लिए काम आता है। लोग सोचते हैं डिसिप्लिन में रहना मतलब ब्रेक लग गया यार। नहीं, ब्रेक नहीं लगा। वो डिसिप्लिन में हो इसीलिए तुम बहुत दूर तक जा सकते हो। हम्म। कार में मान लो आपके ब्रेक नहीं है, आप 1 किलोमीटर भी नहीं चला सकते उसको। 1 किलोमीटर क्या, गैरेज से भी बाहर नहीं निकाल सकते आप, उसमें ब्रेक नहीं है तो। बट ब्रेक है तो आप 1000 मतलब 100 की स्पीड पे चलाओ, आप हम्म। 120 की स्पीड पे चलाओ। ट्रू। तो सर आपने इन चीज़ों को अपनी लाइफ में इनकलकेट करके और आपने काफ़ी पैसा कमाया। तो मैं ये जानना चाहती हूँ आपकी जो जर्नी रही है, तो जब आपने सबसे पहले अपना कुछ विजन बनाया होगा कि अब मुझे 1 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ का जर्नी करना है, हम्म। तो उस विजन में आज क्या डिफरेंस है? अब हम आपका क्या विजन है? 1000 करोड़ कितना करोड़ बनाना है? यहाँ पे जब मैं बोलता हूँ तो लोगों को थोड़ा अटपटा लगता है। मैंने शुरू में ज़रूर बहुत पैसे के बारे में सोचा। एंड मैं कहूँगा मेरा जब ट्रेनर बना या उसके पहले नौकरी भी करते थे, तो हमेशा सोचते थे नौकरी में 30,000 रुपये की सैलरी थी तो सोचते थे लाख की सैलरी पे पहुँच जाए और फिर 3 लाख की सैलरी पे पहुँच जाए। इससे ज़्यादा बड़ा नौकरी में नहीं सोच पा रहा था। जब ट्रेनिंग के फील्ड में आया तो डेफिनेटली लगा कि पहले 1 करोड़ रुपए साल का कमाएंगे, करेक्ट। फिर 3 करोड़ रुपए साल तक का कमाएंगे। 2018 तक मेरी सोच थी 3 करोड़ साल का, और फिर 100 करोड़ तक पहुंचना है। एंड ये चलता रहा और भगवान की कृपा से काफ़ी अच्छा आया। अब मेरी जर्नी थोड़ी सी डिफरेंट हो रही है। अब मुझे मैंने कहना शुरू कर दिया है कि मैं अब मुझे पैसे कमाने की दौड़ में नहीं हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे पैसे एक्साइट नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं कि मैं 1000 करोड़ या 100 करोड़ नहीं जाना चाहता। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अब मुझे सिर्फ एक ही चीज़ के लिए काम करना है, 50 करोड़ लोगों के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। मैं लोगों को यही कहता हूँ, आप लोग मुझे, अब सिर्फ एक ही चीज़ है, मुझे 50 करोड़ लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुँचाओ। मुझे वो काम करना है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक लेवल के बाद लोगों के लिए पैसा इज़ नथिंग बट ज़ीरोज़ इन द बैलेंस शीट। आप सिर्फ अकाउंट में एक ज़ीरो देखते रहते हो। क्योंकि जब मैं 1200 रुपये कमाता था ना, तब मैं जितना खुश था आज भी उतना ही खुश हूँ। ऐसी कोई खुशी के लेवल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जब 1200 1500 1000 2000 5000 कमाते थे तब डिज़ायर्स थी कि भाई हर महीने है ना, हम लोग ये खरीदेंगे, वो खरीदेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। आज जब करोड़ों कमा लिए तो भी वो डिज़ायर्स है कि अब ये वाली कार खरीदेंगे, अब ये गाड़ी खरीदेंगे। ट्रू। तो मतलब
ये एंडलेस हो रहा है। पहले भी अनहैप्पीनेस का कारण ये था कि यार जो मिल गया वो तो थोड़ी सी देर के लिए सेलिब्रेट किया और फिर वापस से शिफ्ट हो जाते थे, अब ये लेना, अब ये लेना, अब ये लेना। मतलब वो फ्यूचर का गेम चलता रहता है। वी आर फॉरगेटिंग टू लिव। तो मैंने कॉन्शियसली एक डिसीजन लिया है, इस पॉडकास्ट के माध्यम से सबको बताता हूँ। मैं बहुत अच्छा बिजनेस कोच हूँ मुझे ऐसा लगता है, बट मैंने बिजनेस कोचिंग टोटल स्टॉप कर दिया है। क्योंकि बिजनेस कोचिंग में हम सबसे ज़्यादा पैसा कमाते थे, जहाँ पे एक एक बिजनेसमैन हमें 15 लाख 20 लाख 12 लाख कुछ भी देता था कोचिंग के लिए। हमने वो काम सबसे पहले बंद किया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि मेरा सबसे बड़ा अब फोकस एक ही है, लोगों के, एवरेज लोगों के दुख दर्द पूरी तरह से दूर करना है, कोशिश करना है, कैटलिस्ट बनना है। पहले था कि लोगों को पैसे कमाना सिखाना है, इससे इसका एक ही पर्पस था कि हमारे पास भी उससे पैसे ज़्यादा आते थे और लोगों के पैसे कम मिलते थे, तो लोग भी दूसरे लोगों को बताते थे भूपेंद्र के कारण मैंने पैसे कमाया, फिर एक और क्लाइंट रेफरेंस से आ गया, दूसरा आ राइट। गया। अब मैं आपको बताता हूँ पिछले 3 साल में मेरी सक्सेस स्टोरीज। पिछले 3 साल में या कोविड के टाइम से कम 1,000 लोगों की जानें बची है, जो कोविड में वेंटिलेटर पे थे और हमारे प्रोग्राम्स को अटेंड करके वेंटिलेटर से बाहर आए। हमारे पास ऐसी कम से कम 100 200 500 सक्सेस स्टोरीज हैं, जहाँ लोगों ने आके हमें बताया कि किसी का अस्थमा ठीक हो गया, किसी के ऑक्सीजन सिलेंडर 2 साल से लगा हुआ था वो उतर गया, किसी की डायबिटीज़ ख़त्म हो गई, किसी का गठिया का रोग ठीक हो गया, किसी के घुटने का दर्द लॉ गायब ऑफ हो गया। अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन से ये सब। मैनिफेस्टेशन, एनएलपी कोचिंग, माइंडसेट कोचिंग, बिलीफ आई डोंट शिफ्टिंग, बिलीव यू। आइडेंटिटी बिलीफ। आई ऑल्सो डोंट बिलीव माई सेल्फ समटाइम्स। क्योंकि लोग ही आके बताते हैं। अभी मैं रिसेंट बताता हूँ, हमारी दिल्ली में एक क्लाइंट है, 65 तो ईयर सर ओल्ड फिर है। आप तो डॉक्टर्स का ताला लगवा देंगे। डॉक्टर्स को ताला हम क्यों लगवाएंगे? हैं, हम तो अपना अगर काम कर आप ही रहे हैं। सब कुछ सही कर देंगे तो फिर डॉक्टर्स क्या करेंगे? डॉक्टर्स हो या साइकोलॉजिस्ट हो, सारे ये मांगते हैं कि 90% डिजीजेज जो है वो साइकोसोमेटिक है, दैट्स ट्रू। राइट? और ब्रेन में वो खत्म हो गई तो बॉडी में खत्म होना शुरू हो जाती है। आप बताइए कि एक आदमी को एंग्जाइटी अटैक है, क्यों आ रहा है एंग्जाइटी अटैक? डॉक्टर्स के पास जाएगा, क्या दवाई है? वो कहेंगे भैया ये गोलियां जैसे ही एंग्जाइटी अटैक आए खा लो। अब बताइए साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, क्या है साइकोलॉजी एक्सप्लेनेशन, क्यों आया उस आदमी को एंग्जाइटी अटैक? भाई आप 40 साल के हो गए तब तक तो आपको एंग्जाइटी अटैक नहीं आया, 40 के होते ही आपको एंग्जाइटी अटैक आया, क्यों आया? स्ट्रेस के कारण आया। स्ट्रेस क्यों आया? जब आप ओवर थिंकिंग करने लगे कि अरे अब तो मेरे जॉब ही नहीं है, अब तो मेरे पास पैसा ही नहीं है, अरे वो आगे बढ़ गया, उसने मुझे ऐसा कह दिया, अरे मैं क्या करूं? तो आप एक थॉट प्रोसेस में चले गए जिसको आप कह सकते हो डिप्रेशन, और वहां पे आपकी बॉडी ने कहा कि मेरे साथ अब बहुत बुरा हो गया। तो अब जैसे ही आदमी को बहुत बुरे की फीलिंग आएगी, उसको पल्पिटेशन, उसका यू नो शिवरिंग और ये सब होने लग जाएगा ऑल ऑफ सडन। अब जैसे ही ये हो रहा है, उसी समय अगर मैंने उसके मेंटल पैटर्न को शिफ्ट कर दिया, मान लो उसी समय उस आदमी को जब एंग्जाइटी अटैक आने वाला है, कोई कुत्ता उसके पीछे पड़ गया, वो क्या करेगा? एंग्जाइटी के बारे में सोचेगा या भागेगा? इमीडिएट दैट पर्सन विल रन। ऑलराइट, मैंने कई सारे एंग्जाइटी पेशेंट से बात की है, कई सारे स्टैमरिंग वाले पेशेंट से बात की है, जो 10-10 साल से डॉक्टर्स की दवाइयां ले रहे हैं, जो ओसीडी पेशेंट्स वगैरह हैं वो ठीक हुए हैं 10-10 साल से। उन लोगों से अब जब भी बात करते हैं, सर दवाई लेते हैं, दवाई लेते हैं, दवाई लेते हैं, मैं कहता हूँ अच्छा ठीक है दवाई लेते हो, चेंज दिस पैटर्न। मैं उनसे कॉन्शियसली पूछता हूँ, जैसे एक बंदा स्टैमरिंग वाला आया, मैंने कहा सर मैं स्टैमरिंग बहुत करता हूँ, क्या करूँ? मैंने कहा ठीक है, आंखें बंद कर, उसको विजुअलाइजेशन करवाया, बहुत अच्छी जगह पे है, ये है वो है, और फिर मैंने कहा रिपीट आफ्टर मी, और फिर उसको ट्रांस में ले जाके हम 15-20 चीज़ें उससे रिपीट करवाई। 15-20 चीज़ें रिपीट करवाने के बाद मैंने कहा सुन देख, बहुत ही प्यारा सा गाना तू सुन रहा है, अब इस गाने को गुनगुना। ऐसे करते करते उस बंदे से मैंने 15-20 मिनट बुलवाया, फिर उसको कहा अब आंखें खोल। मैंने कहा 15 मिनट नॉन स्टॉप बोला है तू, एक भी बार स्टैमर नहीं किया, तो क्या तू सच में स्टैमरर है? उसके चेहरे पे ऐसी ब्यूटीफुल स्माइल आई बंदे के कि आप सोचिए। मैंने कहा स्टैमरिंग आप तभी करते हो जब आप डाउट में होते हो। राइट। ऐसे ही जब डिप्रेशन वाला बंदा मुझसे मिलता है या एंग्जाइटी वाला मिलता है, मैं उनसे पूछता हूँ कि एंग्जाइटी अटैक, एक लेडी है जो एंग्जाइटी अटैक के कारण घर से बाहर नहीं निकलती है, बोलती है मुझे कभी भी आ जाता है सर, कभी भी मुझे डिजीनेस होती है। तो मैंने उससे पूछा कॉन्शियसली, मैंने कहा अच्छा ये बता, जब तूने कोई मूवी देखी उस समय तेरे को आया ये? नहीं। जब तू किसी फंक्शन में गई और बाहर थी 3 घंटा 4 घंटा, तब आया कभी? बोले नहीं। मैंने कहा तो घर में अकेले बैठते ही क्यों आता है? क्या एंग्जाइटी अटैक को पता है अभी इसके पास कोई काम नहीं है, चलो आ जाते हैं। मैं कई बार अपनी लाइफ में, मेरी शरीर में थकावट होती है, बीमार होता है, जुकाम वगैरह है, ऑडियंस सामने आ गई, सब भूल गए बीमारी बीमारी, और 8 घंटे ऐसे कई बार ऐसे लगता था सेशन में जाते समय कि आधा घंटा भी नहीं बोल पाएंगे।
और सेशन में जाते ही आप 1 घंटा बोल लिए, 8 घंटा बोल लिए, 20 घंटा बोल लिए। क्या हुआ? ब्रेन को क्यों ऐसा लगा कि नहीं अभी तो लोग हैं सामने, अब तो मैं अलर्ट ही होना है? इसका मतलब है योर ब्रेन नोज, जो ब्रेन 40 साल से जान रहा है कि आपको ठीक रहना है, 40 साल तक जो आपकी इस कोशिकाएं जानती है कि यू आर अ हेल्दी बॉडी, तो आपने अगर 40 साल साइकिल चलाई और 1 साल साइकिल नहीं चलाई, तो क्या आप साइकिल चलाना भूल गए? नो, योर बॉडी नोज हाउ टू रिपेयर। तो मैं ये नहीं कहता कि डॉक्टर्स जो कर रहे हैं वो गलत है। इनफैक्ट डॉक्टर्स की ज़रूरत है। अगर आपको सर्जरी चाहिए, आप एक्सट्रीम केसेस आपके आ गए, आपको कोई भी मान लो किसी भी तरह का, मतलब जो बहुत बड़े रोग हैं उनके लिए डॉक्टर्स चाहिए, बट छोटे मोटे रोग आप खुद ठीक कर सकते हो। ट्रू। और जहाँ पे मान लो 10 साल से आप दवाई खा रहे हो, तो डॉक्टर की विद्या फेल हो चुकी है ना, अब कुछ और करके देख लो। इट्स ऑल इन द माइंड एक्चुअली। एब्सोल्युटली। एक्चुअली जब पॉडकास्ट स्टार्ट होने से पहले आई वाज आल्सो फीलिंग लो बीपी मुझे हो रहा था। अच्छा। एंड एज सून एज यू एंटर्ड, आई डोंट नो कैसे मेरा वाइब चेंज हुआ, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया और मुझे लगा कि नहीं यार ये तो बेस्ट ही करना है। तो वो शायद मेरे ब्रेन ने ही मेरे को मैसेज दिया कि नहीं यार एब्सोल्युटली। कि ये तो बेस्ट करना है, और अब मुझे फील भी नहीं हो रहा है कि मुझे कुछ अंदर से शायद ऐसा कुछ लग रहा था। सो आई थिंक इट्स ऑल इन द माइंड, और हमें उसी को ही बीट करना है। वेरी ट्रू। तो अब ये और चीज़ बताइए कि आपने और बात की थी साइड इनकम, साइड हसल की, और मैं कैसे जानूं कि मेरी साइड हसल और साइड इनकम क्या होनी चाहिए? साइड हसल का मतलब क्या है? हसल, आई मीन नॉट श्योरिटी। मैं 9 to 6 जॉब में जा रहा हूँ, 7 बजे शाम को घर आ जाता हूँ। अब मुझे अगर 1 लाख रुपया महीने का एक्स्ट्रा चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? रात को आके देखूंगा, शेयर मार्केट से आ सकता है, या फॉरेक्स ट्रेडिंग से आ सकता है, या क्रिप्टो करेंसी से आ सकता है, या ट्रेनिंग से आ सकता है, ऑनलाइन कोर्सेज से आ सकता है, यूट्यूबर बन के आ सकता है, कैसे आ सकता है? और वो साइड हसल मतलब वो सारे एरियाज को मुझे पढ़ के समझना है, रिसर्च करना है, और जो उनमें से सबसे अच्छा मुझे लगे उस पर थोड़ा और काम करके देखना है। तो जल्दबाजी 1 नहीं महीना, करनी। 2 महीना, 3 महीना। साइड हसल में हो सकता है आपको 1 महीना लग जाए, 1 साल लग जाए, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जब आपको, हर आदमी को पता रहता है मुझे शेयर मार्केट अच्छा लगता है या मुझे ये, तो जो जो एरिया आपको 5 एरिया अच्छे लगते हैं उनके ऊपर थोड़ा रिसर्च करना शुरू करो, 3 महीने से 1 साल का टाइम लो, Got एंड जो आपको सबसे अच्छा लगता है पहले उसमें छोटे इन्वेस्टमेंट के साथ 2-4 हज़ार कमाने लग जाओ। और जब आपको लगता है कि आपकी जॉब में सैलरी 80 हज़ार है और सुबह शाम काम करके आप 30 हज़ार भी कमाने लग गए साइड हसल से, उस दिन आप जॉब छोड़ने का रिस्क ले सकते हो, क्योंकि जब हाफ टाइम में आप 30 हज़ार कमा सकते हो, तो फुल टाइम में आप 80 हज़ार कमा ही सकते हो। ये आपने बता दिया उनको आगे जाके एंटरप्रेन्योर कैसे बनना है। ट्रू। तो एंटरप्रेन्योर के लिए एक आप ये बताइए, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट क्या होता है कि लो बजट में मुझे हाई आरओआई चाहिए। ट्रू। सो उसके लिए कुछ टिप्स दीजिए। एंटरप्रेन्योर माइंडसेट ये नहीं होता कि लो बजट में हाई आरओआई चाहिए। एंटरप्रेन्योर माइंडसेट ये होता है कि मुझे लॉन्ग टर्म में हाई आरओआई चाहिए। एंटरप्रेन्योर कभी भी शॉर्ट टर्म का नहीं सोचता कि 1 साल में क्या होगा, 3 साल में क्या होगा, मैंने इतना पैसा डाला तो तुरंत इतना पैसा आना चाहिए। नहीं, एंटरप्रेन्योर हमेशा देखता है कि जो मैं शुरू कर रहा हूँ वो लॉन्ग टर्म में लोगों की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेगा, वो लॉन्ग टर्म में ज़्यादा पॉपुलर कैसे होगा, अगले 25 साल में वो रेलेवेंट कैसे होगा, 20 साल में कैसे रेलेवेंट होगा, 15 साल में कैसे रेलेवेंट होगा। तो जो एंटरप्रेन्योर माइंड है वो लॉन्ग टर्म की ब्रांड बिल्डिंग के बारे में सोचता है। एंटरप्रेन्योर ब्रांड बिल्डिंग के बारे में सोचता है, क्रेडिबिलिटी बिल्डिंग के बारे में सोचता है, गुडविल बिल्डिंग के बारे में सोचता है, जबकि एक नॉर्मल बिजनेसमैन कहता है बस जल्दी से पैसा आ जाए। मैंने 1 करोड़ डाला, मेरे को 2 करोड़ कैसे आ जाए। तो सर आपने अभी कहा कि इंसान तो गलतियों का पुतला है, तो ऐसी कौन सी मनी मिस्टेक्स हैं जो आपने की हैं जिससे आपने सीखा और आपने वो दोबारा रिपीट नहीं की? सबसे बड़ी मिस्टेक जो मैंने की वो ये थी कि 2012 में मैं जब 40 हज़ार कमाता था, तो मैंने सबसे बड़ा गोल बनाया कि 2017 में मैं मर्सिडीज बेंज लूंगा। और मैंने वो गाड़ी ले भी ली 3-4 साल के मेहनत के बाद, और सेम डेट को ली। बट आज मुझे ऐसा लगता है कि अगर उस गाड़ी की जगह मैं उस समय ये गोल रखता कि मुझे 10 करोड़ रुपए का बिजनेस बिल्ड करना है या 25 करोड़ का बिजनेस बिल्ड करना है, तो शायद मैं वो भी कर लेता। राइट। होता क्या है, हम मिडिल क्लास फैमिलीज को ये सिखाया जाता है यार गाड़ी ये वाली होनी चाहिए, घर इतना बड़ा होना Right. चाहिए। हमें ये नहीं सिखाया जाता कि बिजनेस इतना बड़ा होना चाहिए। True. बिजनेस के नाम से हमारे घर वाले डरते हैं, तो हमारे को एक ही चीज़ सिखाई जाती है, गाड़ी इतनी बड़ी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने जीवन के सबसे इम्पोर्टेंट 5-7 साल सिर्फ गाड़ी और घर के पीछे भागने में लगा दिए। वो अगर मैं नहीं करता तो अभी मैं जितना आगे हूँ उससे शायद 10 गुना ज़्यादा आगे ज़्यादा होता। होता। वही पैसा गाड़ी वाला अगर मैं उस समय यूट्यूब चैनल बिल्ड करने में इन्वेस्ट करता, जो कि मुझे उस समय यूट्यूब चैनल बिल्ड करना खर्चा लगता था। उस समय मुझे लगता था कि
यार यूट्यूब का एक वीडियो एडिट करने का पता नहीं कौन एडिट करेगा, 5,000 लग गया तो अच्छा वो चलेगा कि नहीं चलेगा, थंबनेल। जबकि उस समय कई सारे अच्छे स्पीकर्स के वीडियोस आने लग गए आने थे। लग गए और थे। मैं हमेशा सोचता था यूट्यूब को ये पैसे देते होंगे, इतना इजी थोड़ी है, कहाँ तो स्टूडियो लाएंगे, कभी सोच भी नहीं सकते थे कि घर में स्टूडियो बन सकता है। हम्म। सोचते थे बाहर ही स्टूडियो बनाना पड़ेगा, कैसे होगा, नहीं हो सकता। ये सारी चीज़ें सोचते थे और लिमिटेशंस माइंड में थी। अगर मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर मैं वो 5 साल 6 साल दिन रात ये नहीं सोचता अरे यार मैंने कमिट किया कार लेनी है, कार लेनी है, कार लेनी है, कार आ गई और आई एम ब्लेस्ड कि वो कार मुझे बहुत कमा के भी दे के गई है, ऐसी बात नहीं है। लोगों को जब लगा कि मैं ऐसी अच्छी कार में घूमता हूँ तो लोगों को लगता है कि ये बंदा सक्सेसफुल है। राइट। सो आई एम नॉट रिग्रेटिंग दैट, लेकिन हाँ उससे 1,000 गुना ज़्यादा बेटर हो सकता था। राइट। तो मनी मिस्टेक नंबर 1 घर खरीदना, मनी मिस्टेक नंबर 2 कार खरीदना। मैंने दूसरी कार भी खरीदी, तीसरी कार भी खरीदी, लेकिन तब खरीदी उसके बाद जब मेरे सीए ने कहा कि अब सर थोड़ा सा ले लो। हम्म। थोड़ा नया कार लेने से आपका बैलेंस शीट में आपको हम्म। डेप्रिसिएशन मिलेगा या खर्चे दिखेंगे कंपनी में। तो मैं हमेशा कहता हूँ पहला डिसीजन आपका होना चाहिए बिजनेस बिल्ड करना। उसके बाद होना चाहिए कार और घर और ये सब के बारे में तो सोचना ही नहीं चाहिए। भाई 100 करोड़ आ गया तो तुम 4 घर खरीदो ना। राइट। मतलब ऐसी आज भगवान की कृपा से ऐसी जिंदगी है कि हाँ अगर हमें 1 करोड़ का घर खरीदना है तो 2-3 हर 2-3 महीने में एक घर खरीदा जा सकता है, हर 4 महीने में खरीदा जा सकता है, कभी कभी 5 महीने मान लो। तो ऐसी लाइफ बिल्ड कर ली ना, थैंक गॉड कि ऐसी अभी भी हो गई। अगर ये पहले ही सिर्फ कार और घर में ही घुसे रहते तो शायद ये कभी नहीं हो पाती। सो जैसे ही ये कार वार ली मैंने कहा ये तो डिजास्टर हो गया। हाँ। मतलब उसके बाद मैं काफ़ी चैलेंजेस में भी गया। मैंने कहा ये डिजास्टर हो गया क्योंकि 10 साल की एनर्जी सिर्फ कार घर लाने में लगा दी। आई थिंक राइट। 10 साल की एनर्जी बिजनेस बिल्ड करने में लगती है। और जैसे बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना वो कभी कार घर के बारे में पहले नहीं सोचते। ट्रू। इनफैक्ट उनके पास कईयों के पास तो करोड़ों रुपया, मैंने सुना निखिल कामत जी कितने बड़े बिजनेसमैन हैं आज की डेट हम्म। में, 30,000 करोड़ कंपनी है जेरोधा, या उससे भी ज़्यादा हो गई होगी क्योंकि 30,000 करोड़ का फिगर मैंने 2 साल पहले पढ़ा था। तो आज बहुत बड़ी कंपनी हो गई, लेकिन कहते हैं कि आज भी वो किराए के घर में रहते हैं। ठीक है, क्यों रहते हैं किराए के घर में? वो कहते हैं यार रियल एस्टेट इज़ टू एक्सपेंसिव, जितना पैसा मैं घर बनाने में लगाऊंगा 5 करोड़ 25 करोड़ मेरे स्टैंडर्ड का, उससे बेटर है मैं आराम से 5 लाख रुपए महीना किराए पे दे के रह रहा हूँ ना अच्छे से अच्छे घर में, और जब मेरी मर्जी होगी चेंज भी कर दूंगा। राइट। और वही 25 करोड़ अगर मैं किसी भी बिजनेस में बनाता हूँ तो मैं 100 करोड़ 200 करोड़ उसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ फटाफट। हम्म। तो वाई शुड आई रियली हैव माई ओन हाउस? बिलियनर्स को मैंने देखा है, दे मे और मे नॉट मेक देयर ओन हाउसेस। ठीक, क्योंकि वो उनके लिए प्रायोरिटी नहीं है, वो उनके लिए डिसीजन होता है एक लेवल के बाद, यार पैसा पड़ा है चल घर खरीद लेते हैं, नहीं खरीदते हैं। नहीं खरीदता है। मिडिल क्लास के लिए घर ही एकमात्र सपना होता है। ये यही है। और वो इतनी बड़ी लाइबिलिटी है कि आप सोचिए कि मेरा अगर जॉब होता और मैं 2 लाख रुपए महीना कमा रहा होता और उसमें से 1.5 लाख रुपए ईएमआई दे रहा होता घर की, उसके बाद मेरी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होती? लेकिन बिल्कुल सर नहीं लोग होती। जज करते हैं आपके पास कौन सी गाड़ी है, आपका घर रेंट पे है कि आपने खरीद लिया है। हाँ, ओ अच्छा, ईएमआई पे चल रहा कौन है। जज करता है? सोसाइटी कौन से सोसाइटी? कितने अराउंड यू। लोग? सोसाइटी मीन्स हाउ मेनी पीपल? आपके 10-20 रिलेटिव्स, हम्म। 10-20 पड़ोसी, इतने ही। मैं कभी आया आपके घर पे जज करने के लिए? हम्म। नहीं आया ना। आप आए कभी मेरे घर पे जज करने के लिए? नहीं आए। तो कौन जज किया? 100 लोग। मेरे टीचर ने मुझे एक दिन डांटा और फटकारा, बोले तू कौन से 100 लोगों के बारे में सोच रहा है? हम्म। जो तू कितना भी सफल हो जाए हमेशा कहेंगे तेरे में कमी है। हम्म। तो तू उन 100 लोगों के बारे में सीख के सोच के और उनके ओपिनियन से इम्पैक्ट होकर जिंदगी जीना चाहता है, या 800 करोड़ लोगों के लाइफ तक पहुंचने के लिए तू जिंदगी जीना चाहता है? करेक्ट। सोचिए तो सही आप। लोग उन 100 लोगों के, सोसाइटी मीन्स वो 100 लोग, और उन 100 लोगों के अलावा कोई 100 भी नहीं होते हैं एक्चुअली। 100 के अलावा 101वें को फर्क भी नहीं पड़ता आपके पास कौन सी गाड़ी है, आपका घर कौन सा है, वो आएगा तो भी नहीं सोचेगा आपके बारे में और नहीं आएगा तो भी नहीं सोचेगा। तो 100 लोगों के बारे में सोचना कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। और 800 करोड़ को छोड़ देना। हम्म। करेक्ट। मोदी जी हों या दुनिया के बिलियनर्स हों या अब्दुल कलाम साहब हों, क्या उन्होंने सोचा होगा उन 100 लोगों के बारे में? अगर मोदी जी सोचे भी आज होते, इतना लो लाइफ जीते हैं। ऑब्वियसली अगर वो सोचते तो कभी बन ही नहीं पाते। आज मेरे टीचर से एक बार ऐसे ही मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा, मैं काफ़ी अपसेट था किसी चीज़ को क्योंकि उनमें से किसी ने 2-4 लोगों ने मेरे बारे में बुरा बोल दिया था। तो मेरे टीचर ने कहा सोच, तेरे बारे में 4 लोगों ने बुरा बोला, मोदी जी के बारे में कितने ने बोला होगा, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कितनों ने बोला होगा। सोच वो चारों लोगों ने तेरे बारे में है ना सिटी में पोस्टर ही पोस्टर लगा दिए, भूपेंद्र बुरा है। अब क्या होगा? क्या तेरे को लोग कटघरे में खड़ा करेंगे? कितने लोगों को चलो वो बुरा बोल देंगे और तेरे बारे में 400 को, और वो 400 में से तो आधे तेरे को जानते भी नहीं होंगे।
4,000 को बोल देंगे इतनी कैपेसिटी है ना, तू एक बार लाइव गया ऑनलाइन तो कितने लोगों को पॉजिटिव कर सकता है। तो मेरा तो बिलीफ बन गया, एक आदमी नेगेटिव सोचने दो, मैं 1 करोड़ को पॉजिटिव करने की ताकत Correct. रखता हूँ। एंड आई नीड टू ओनली कल्टिवेट दैट पावर इन मी। राइट। तो सर So, आपके पास इतने लोग आते हैं गाइडेंस के लिए, तो जी एंटरप्रेन्योर्स बहुत आते होंगे। जी अब किसी एंटरप्रेन्योर ने 100 करोड़ का बिजनेस तो बना लिया, ट्रू। बट एक्चुअली में वो लॉस में है। नंबर है 100 करोड़, बट एक्चुअली में लॉस प्रॉफिट है ही नहीं। करेक्ट। तो उनको आप कैसे गाइड करते हैं? लॉस का रीजन क्या है? हम्म इनडिसिप्लिन है, या फिर लॉस का रीजन ओवर एक्सपेंसेस है, हम्म या लापरवाही है, या किसी तरह के कोई रूल्स को ब्रेक करना है, हम्म या बिजनेस में ही दम नहीं है। बिजनेस में दम नहीं है, बिजनेस बंद करो। इनडिसिप्लिन है, डिसिप्लिन में आओ, धीरे 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 बिजनेस प्रॉफिट में आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि आप इसलिए बिजनेस नहीं बना पा रहे हो, मैंने देखा है अक्सर अधिकांश बिजनेसमैन का बिजनेस का लॉस इसलिए होता है क्योंकि उनके नीचे की सेकंड लेवल की टीम जो है वो इनकेपेबल है, या वो रॉन्ग मार्केट में रॉन्ग प्रोडक्ट के साथ बैठे हैं, या वो अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं। तो ये तीनों चीज़ें हम एक साथ करवाते हैं कि भाई जो जो तुम्हारे इनडिसिप्लिन एम्प्लॉयज़ हैं उनको घर जाने को बोलो, उनका रोल चेंज करो, या उन्हें ट्रेनिंग दिलवाओ। अगर प्रोडक्ट बेकार है तो उसमें क्या इनोवेशन कर सकते हैं। करेक्ट। अगर आप गलत मार्केट में हो तो नए मार्केट में कैसे पहुंचना है। तो ये सारी स्ट्रैटेजीज होती है। फिर मैंने देखा है अधिकांश बिजनेसमैन मार्केटिंग और ब्रांडिंग को खर्चा मान लेते हैं। वो कहते हैं अरे सर मैंने 2 लाख रुपए की मार्केटिंग की और रिजल्ट कुछ नहीं आया। अरे भाई मैं हमेशा सिखाता हूँ कि मार्केटिंग इज़ नेवर एन एक्सपेंस। मार्केटिंग का खर्चा आपको हर साल इंक्रीमेंटल होना चाहिए, कि इस साल अगर 1 लाख खर्च किया है तो अगले साल 3 लाख होना चाहिए और अगले साल 5 लाख होना चाहिए। तो आई थिंक ऐसी बहुत सारी गलतियां करते हैं। बट युद्ध स्तर पे जब हम, कई ऐसे हमारे पास बिजनेसमैन आते हैं जो लोन के कारण पूरा अटक जाते हैं, तब फिर उनके साथ बहुत अग्रेसिव काम करना होता है कि थिंक अबाउट ए डिसरप्शन लेवल का स्ट्रैटेजी। कहाँ से क्विक मनी आ सकता है, कोई हाई वैल्यू प्रोडक्ट निकाल सकते हैं क्या, कोई कोलाबोरेशन कर सकते हैं क्या, कोई विदेश से कोई आइडिया ला सकते हैं क्या, कोई इंटरनेट से आइडिया ला सकते हैं क्या, कोई किसी तरह से क्विक मार्केटिंग कम पैसों में हो सकती है क्या। एंड मैं इतना जानता हूँ कि अगर उनका इंटेंशन अच्छा है, मेहनत करने को तैयार हैं, तो सारे सबका आंसर्स निकल जाते हैं, सॉल्यूशन। सब कुछ निकल जाता है फिर। या तो सर और हमारी सोसाइटी ये भी कहती है, और हम बड़े लोगों की बात करें, कि किसी को बताओ नहीं आपके पास कितना पैसा है, छुपा कर रखो, डिस्प्ले मत करो, नजर लग जाएगी। ट्रू। तो क्या ये सच होता है कि नहीं? अगर आप ऐसे प्रोफेशन में हो जहां बता के और पैसा बनता है तो बताने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर ज़रूरत नहीं है, जैसे एक मिठाई वाला है, मेरा काम है मैं जाऊंगा मिठाई लूंगा घर वापस आ जाऊंगा, तो वो मिठाई वाले को बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो कितना करोड़ कमा रहा है। लेकिन अगर कोई एक इन्फ्लुएंसर है जो ये बताना चाह रहा है कि यूट्यूब से कोर्स कर लो भाई, यूट्यूब का, क्योंकि यूट्यूब का कोर्स करके तुम देखो मेरी तरह करोड़पति बन सकते हो, राइट। जहां वो सेलिंग पॉइंट हो सकता है वहां आप बताइए। तो ये आपका कंप्लीट आपकी पर्सनालिटी पे भी डिपेंड करता है। भाई विजय माल्या है, वो फ्लैम्बॉयंट पर्सनालिटी मैनेज कर पा रहे थे जब तक कर पा रहे थे, अब क्या हुआ जो पता ही है। लेकिन रतन टाटा साहब बिल्कुल सिंपल फिर भी विजय पर्सनालिटी माल्या ने थे। अपना 4 घंटे का पॉडकास्ट वायरल तो कर दिया। उसमें एक्सप्लेन तो कर ही दिया, एक मौका Right. तो उन्हें मिल ही गया, बट एक दैट मौ- वाज आई थिंक रियली गुड। मैं तो कहता हूँ इन बिलियनर्स की स्किन में एक थिकनेस होती है, हाँ। दे हैव अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ और सिस्टम। कुछ तो स्किल उनके पास भी थी ही, कि उन्होंने ये 100%। बिजनेस बिल्ड इतनी किया। बड़ी कंपनियां बिल्ड करना और इतने सालों तक बिल्ड करके रखना, राइट। इट्स इट्स इन इटसेल्फ अ ग्रेट थिंग। मैं तो कहता हूँ हर चीज से ना, टेक द बेस्ट थ्रो द रेस्ट। राइट। यू नो, दुर्योधन से भी टेक द बेस्ट थ्रो द रेस्ट, रावण से भी टेक द बेस्ट थ्रो द रेस्ट, एंड कृष्ण से तो लेना ही है, और श्री राम अमेजिंग, भगवान से तो लेना ही है। अमेजिंग। तो सर इसी नोट पे इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं। बस आप कुछ लास्ट में उन लोगों के लिए जो हेजिटेट करते हैं मनी को एक्सेप्ट करने के लिए, उनके लिए कुछ टिप्स दे दीजिए। आज सुबह की घटना बताता हूँ। मैं मेरे एक फ्रेंड के घर गया और उसका जो कुक था, या उसका जो क्लीनिंग बॉय था, वो बड़े प्यार से, मतलब बड़ा स्माइलिंग बॉय, और कल भी हम गए तो आते ही बड़ा उसने इतनी एनर्जी से हमारा वेलकम किया, पाँव छुए। आपका और ही ऐसा है, क्या अब करें? आज सुबह मैंने उसको ऐसे ही 500 रुपये का एक छोटा सा टोकन दिया। नहीं 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 सर, बिल्कुल नहीं 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 नहीं। मैंने उसको कहा, मैंने कहा भाई देख सुन, मैंने मेरे जीवन में एक ही चीज़ सीखी है, जब पैसा आ रहा हो ना तो उसको ना नहीं बोलते। इतना स्ट्रांगली तो बिल्कुल नहीं बोलते कि वो पैसा तुरंत चला जाए। भले तू एक और बार या 2 और बार ना बोलेगा तो मैं कहूँगा चल ठीक है मैं रख लेता हूँ वापस। या हो सकता है मैं तेरे को तो ज़बरदस्ती दे दूंगा, लेकिन यूनिवर्स तेरे को हर बार ज़बरदस्ती नहीं देगा, तेरा कस्टमर तेरे को हर बार ज़बरदस्ती नहीं देगा। मैंने कहा व्हेन द मनी कम्स तो टेक इट, नंबर 1। नंबर 2,
हमारा गिविंग में प्रॉब्लम ही नहीं है, हमारा रिसीविंग में प्रॉब्लम है। जैसे कि एक मिडिल क्लास फैमिली का बिलीफ होता है, मैंने इतनी मेहनत की है, इतना पैसा आएगा। अगर उसे बिना मेहनत के कहीं से उस पैसे से दुगना तीगना पैसा कहीं से आ रहा होगा, वो कहेगा नहीं 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 नहीं, मैंने तो इतनी मेहनत ही नहीं की है। जबकि अमीर लोग हैं ना, वो सुबह बैठते हैं, शेयर मार्केट को किसी न किसी तरह से खुद ही क्रैश करवाते हैं और अरबों खरबों रुपया रात तक अंदर कर लेते हैं। राइट। उन्हें बिना मेहनत के पैसे लेने में कोई दिक्कत नहीं है। तो आई थिंक जितने भी मिडिल क्लास फैमिली वाले और जितने भी हमारे दोस्त हैं जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, मैं उन सबको कहूँगा, बी ओके टू रिसीव मनी एफर्टलेसली और बिना मेहनत के भी। मैं कभी कभी 1 घंटा ही बात करता हूँ। मैंने सेल्स का मेरा एक प्रोग्राम लॉन्च किया था और एक सिंगल आवर के अंदर मेरे अकाउंट में 60-70 लाख रुपए आया। तो मुझे मुझे गिल्ट नहीं हुआ, मुझे खुशी हुई। एंड आई फेल्ट कि आई डिजर्व इट, और मैं ये कर सकता हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन लोगों को अगर एफर्टलेसली पैसा आया तो लोगों को बड़ा अच्छा नहीं लगता। कई लोग कहेंगे नहीं नहीं सर, आपकी जगह हमारे पास भी आता तो हमें बड़ा अच्छा लगता। बट कहीं ना कहीं जब पहली बार ऐसे मैंने जैसे एग्जांपल बताया, इस बच्चे को मैं पैसा दे रहा था और ये नहीं ले रहा था, क्योंकि हमें नाना दादा के घर जाते थे पहले, तो वो वहाँ पे सब लोग पैसे देते थे, छोटे थे तब, और हमारी मम्मी यहाँ सिखाती थी बिल्कुल नहीं लेना है, नहीं नहीं वापस कर, नहीं वापस कर, करो। ले, उन्होंने ज़बरदस्ती भी दे दिया तो वापस कर। तो हमारी प्रोग्रामिंग वैसी हुई है ब्रेन में कि पैसा आया हुआ और बिना हमारी कॉन्शियस इन्वॉल्वमेंट के आया हुआ पैसा हमें अच्छा नहीं लगता। ट्रू। जबकि रियलिटी मनी की ये है, मनी आपके पास कॉन्शियस इन्वॉल्वमेंट के कारण नहीं, आपकी एनर्जी के कारण आता है, आपकी फ्रीक्वेंसी के कारण आता है। आपके मनी का प्रोग्राम यहाँ इंस्टॉल्ड है तो आपके पास मनी ही मनी होगा। हेल्थ का प्रोग्राम यहाँ इंस्टॉल्ड है तो आप हमेशा हेल्दी हेल्दी रहेंगे। रहोगे। लोगों के माइंड में वो प्रोग्राम्स मिसिंग है, एंड बेस्ट पार्ट इज उनके माइंड की प्रोग्रामिंग की जा सकती है। राइट। हमारा एक प्रोग्राम चलता है मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, 28 डेज फ्री प्रोग्राम करता हूँ, जिसमें ये पूरी कैसे साइंस है वो सब समझाते हैं। आज ही से इनफैक्ट एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का हमारा एक प्रोग्राम चालू हो रहा है 7 डेज़ का, जहाँ हम ये पूरा सिखाते हैं साइकोलॉजिकली कैसे काम करता है। मेरा मॉर्निंग में एक 90 डेज़ का कमांडो ट्रेनिंग चालू होता है, जिसमें हर रोज़ हम वो प्रोसेसेस कराते हैं जिससे कि माइंड का प्रोग्राम पावरफुल हो वाह। जाए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो करके आप हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, रिलेशनशिप, अच्छे लोग सब आकर्षित कर सकते हो अपनी ज़िंदगी में। लेकिन माइंड में प्रोग्राम्स आपको शिफ्ट करने होंगे। अमेजिंग। तो सर मुझे लगता है कि इस 1 घंटे के सेशन ने मेरे तो सारे माइंड के नटबोल्ट खोल दिए हैं और मैं तो काफ़ी कुछ सीख चुकी हूँ और Thank मेरे you, ma'am. अंदर आई थिंक ऑलरेडी एक पॉजिटिव एनर्जी और चेंज है जो मैं जाके इम्प्लीमेंट करना चाहती हूँ। और इट्स द लर्निंग राइट, एंड इट्स द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स दिस लर्निंग। तो आप इतना सिखाते हैं तो आई थिंक हमें आपकी वीडियो से और सीखने मिलेगा। आई विल मेक श्योर दैट आई सब्सक्राइब टुडे इटसेल्फ एंड स्टार्ट लर्निंग योर प्रोग्राम्स दैट यू हैव जस्ट मेंशन्ड अबाउट। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइज, आई होप आपने बहुत 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 सीखा हो इस पॉडकास्ट से। और कुछ भी हो, मतलब प्लीज़ आप मेक श्योर कीजिए कि आपको अपने माइंडसेट पे काम करना है। एकदम टेकिंग एटीट्यूड रखो, ये मत सोचो कि यार फ्री का पैसा है, ऐसे ही आया है तो शायद नहीं टिकेगा या कुछ नहीं है। कर्म करते जाइए, फल की इच्छा मत कीजिए। और सर को फॉलो करते रहिए, क्योंकि सर एकदम जो बता रहे हैं एकदम मेरे तो दिल को छू गया है। वैसे तो आप जानते ही हैं उनके सारे हैंडल्स का, आपको पता ही होगा, बट फिर भी आई मेक श्योर दैट आई एंटर ऑल हिज हैंडल्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो कीप फॉलोइंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग, और मेक श्योर कि आप इस वीडियो को इतना फैलाएं ताकि एक्चुअली ये ना लोगों को हेल्प करने वाला है। ये वीडियो से आप अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में आपने जो गलतियां करी हैं आप उनको अमेंड भी कर सकते हैं। और हाँ, एक और टारगेट है कि मैं सर के साथ एक और पॉडकास्ट ज़रूर करूँगी, वंस यू विल हेल्प मी हिट माई 100K, और उसके बाद हम करेंगे, सर ने मुझे तथास्तु बोल दिया है। तो अब 100K होने के बाद हम सर के साथ एक फॉलो पॉडकास्ट करेंगे और जो मैंने सीखा है और जो मुझे नया सीखना है उसके बारे में हम वो भी डिस्कस करेंगे। तथास्तु। Thank you so much, sir, for being here, and Thank you, thank you ma'am. so Thank much you for so all much. your guidance. Really appreciate it. Yeah. Okay, guys, take care. Bye bye.